चंद्रगुप्त जो कि फाउंडर माने जाते हैं। जो रियल फाउंडर है वो कौन है? रियल फाउंडर कौन है? किसको मानेंगे सर? हाँ, ऑप्शन देख सर, ऑप्शन अगर श्रीगुप्त लिखा है तो श्रीगुप्त मान लीजिएगा, ठीक है। वो आपका टेस्ट करना चाहेंगे, आपको मालूम है कि नहीं। लेकिन अगर वो खाते थे बीपीएससी, हाँ तो रियल फाउंडर बोलेगा तो चंद्रगुप्त। अगर चंद्रगुप्त वन ऑप्शन में है और श्रीगुप्त है तो श्रीगुप्त मारिएगा, श्रीगुप्त ऑप्शन में नहीं है चंद्रगुप्त वन मारिएगा। पहले बता रहा हूं, कैटेगरिकल स्टेटमेंट, ठीक है सर। ठीक ठीक है, ठीक फाइन। इधर देखिए, अच्छा चंद्रगुप्त वन के बारे में दो तीन बातें। किससे शादी हुई? चंद्रगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त गुप्त थे, तो गुप्त कौन थे? वैश्यास थे। इनको अपना सोशल प्रेस्टीज ऊपर उठाना है। किससे शादी हुई मैम? कुमार देवी। कहाँ की रानी थी? इटली प्रिंसेस। समझ में आ गया? पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैडम लिख लीजिएगा, ठीक है मैडम। चेतक की? नहीं नहीं नहीं, चेतक कहाँ चले गए? चेतक तो महावीर है ना। चेतक तो अजात शत्रु और वो हो गए उधर, बिंबिसार हो गए। ठीक, ये पहले बात ध्यान रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त वन के बारे में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है? गुप्त संवत का भी प्रारंभ किए थे। महाराजा धीराज लगाया था और गुप्त संवत की शुरुआत करी थी। ये दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए जरा, गुप्ता डायनेस्टी का एम्पायर देखिए। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, ये है गुप्तास। अच्छा कोई बच्चा मेरे को बता दिया ना कि ये जो गुप्ता का एम्पायर दिखाया गया है ये किसका दिखाया गया है? तो आइसक्रीम। क्या बात है, क्या बात है, समुद्रगुप्त का दिखाया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैसे समझे समुद्रगुप्त का है? नीचे चले गए हैं, नीचे तो समुद्रगुप्त ही गया है। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना। अब जरा एम्पायर्स को देखिए ना, इधर देखिए, यहाँ गुप्ता है और ये वेस्टर्न सत्रप्स हैं। ये कौन होंगे? कौन नहीं गुजरात छोड़ा था? शाकास। समझ में आ गया? ये शाकास हो गए। सतवाहन खत्म हो गए। सतवाहन की जगह किसने प्रेस किया? वाकाटाकास ने। वक्तक जिसको बोलते हैं आप लोग हिंदी में, तो क्या आ गए? वाकाटाकास। प्लीज डू रिमेंबर द नेम, द कैपिटल नेम। इस बार उन्होंने सतवाहन का पूछा था, समझना, प्रतिष्ठान। देखा था आपने 2023 का पेपर? तो इस बार आपसे वाक्यार्थ पूछ सकते हैं। तो क्या नाम है? रामगिरी। अच्छा गुप्तों का क्या है? पाटलिपुत्रा। समझ में आ गया? कुछ प्रोविंशियल कैपिटल में अयोध्या भी और प्रयाग भी है, विदिशा को भी डाला गया। दीज आर द कोर एरियाज, राइट। अच्छा उसके नीचे थोड़ा सा और आए तो ये क्या आएंगे? वेस्टर्न कदम्बाज। एनीबॉडी फ्रॉम कर्नाटका? वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज फ्रॉम कर्नाटका। तो वो बोलते सर हमारे यहाँ पीसीएस में कदम्बाज बहुत पूछा जाता है। कदम्बाज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न गंगास। वेस्टर्न गंगास कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न गंगास, गंगास डायनेस्टी। होयसालेश्वर टेम्पल आपने सुना होगा, ये गंगा के फॉरवर्ड है। होयसालेश्वर टेम्पल सुना है? कहाँ है ये? कर्नाटका। कर्नाटका। क्यों फेमस है ये? अभी न्यूज में क्यों है? वेरी वेरी बैड। अरे क्या बात है सर, विश्व धरोहर में से शामिल किया गया है। कितने नंबर, कितने हो गए नंबर विश्व धरोहर के? हाँ बहुत बढ़िया। एक ही बच्चा, एक ही दो बच्चा पढ़ रहा है। कौन कौन से दो धरोहर शामिल किए गए इस साल 2023 में? आपके बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो। आप ही के प्रोविंस से है। कौन है? पहले आप उस प्रोविंस के पार्ट थे। बंगाल का शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर का।
कितने नेचुरल साइट्स है, कितने कल्चरल साइट्स है, कितने मिक्स साइट्स है? ये शांति, ये जो शांति है ना, ये काट रहा है मेरे को अंदर से। मैडम कितने साइट्स हैं? मिक्स कितने साइट्स हैं? नॉट एक्सपेक्टेड सर, ऐसे तो गड़बड़ हो जाए। कितने सर? 7 नेचुरल है 18 है सर। ना, एक है मात्र, एक ऐसा साइट है जो कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। 3 तरह की साइट्स होते हैं ना, जी सर। एक क्या होता है, सांस्कृतिक होता है, दूसरा प्राकृतिक होता है, और तीसरा मिश्रित होता है। इसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों गुण पाए जाते हैं। वो कौन सा साइट है, क्या नाम है उसका? एक क्या कर रहे हैं सर? अभी हम आपको डांटेंगे तो आपको बुरा लगेगा। इसका मतलब करंट अफेयर कोई नहीं पढ़ता, कोई हिंदू नहीं पढ़ रहा, कोई जनसत्ता नहीं पढ़ रहा, किसी ने मंथली मैगजीन नहीं पढ़ा है। सर्वोदय इसका भी आता है यार, वही पढ़ लो कम से कम, इतना बढ़िया मैगजीन है। प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको। कंचनजंगा मैम, कंचनजंगा इज अ मिक्स साइट, बायोस्फीरिक रिजर्व भी है और कल्चर साइट भी है ना? आपको मालूम है, आपके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट से पूछा गया था, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, इनमें से कौन नेचुरल साइट नहीं है, कौन वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? पूछा गया बीपीएससी में भी नहीं? अगर कुछ भी गलत बोल रहा हूं तो बताइए मुझे, क्या आंसर था उसका? इंडिया गेट वाला साइट नहीं था, लाल किला दिया हुआ था, कुतुब मीनार दिया हुआ था और इंडिया गेट था, इनमें से कुछ नहीं भी दिया हुआ था। क्या सर, क्या दिक्कत है सर? दिक्कत आप बताइए मुझे। दिक्कत यह है कि पढ़ाई लिखाई के अलावा जीवन में सब कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? जीवन में सब कुछ चल रहा है, बस पढ़ाई लिखाई नहीं चल रहा है। क्या किया जाए, इसका क्या उपचार है राहुल? पता नहीं है आप लोगों को? इन सर को इसलिए पता है क्योंकि इन्होंने मेंस दिया है। इनको मालूम है नहीं पढ़ेंगे तो वैसे बर्बाद हो जाएंगे। क्यों सर? बुरा लगता है ना जब प्री होने के बाद मेंस में आदमी छटता है तो, है 2-3 दिन तो खा पी नहीं पाए होंगे ठीक से, बहुत तेज लगता किसी ने ऊपर से। अब जो इंटरव्यू में छटेंगे, हाँ, अब जो इंटरव्यू में छटते तो क्या होता? नहीं, जो इंटरव्यू में छटते तो क्या होता? बताइए क्या झटका लगा होगा? और जो आप यूपीएससी के इंटरव्यू झटके करेंगे सर, 3-4 दिन ना आप अपने कॉन्शियस में नहीं रहेंगे। आपका कॉन्शियस जवाब देना बंद कर देगा। जा रहे होंगे आप मथुरा तो चले जाएंगे कहीं और, पता ही नहीं चलेगा आपका शरीर चल रहा है, आप नहीं चल रहे हैं। ये एक्सपीरियंस होता है, सही एग्जाम में आए हर आदमी को एक बार झेलना पड़ता है ये, कोई कितना भी तेज क्यों ना हो। बात समझे कि नहीं? प्लीज आपके साथ ऐसा ना हो, अभी टाइट हो जाओ पूरी तरीके से, समझे बातों की नहीं है? तो ये हो गया आपके वेस्टर्न गंगास, ये हो गया। थोड़ा पल्लवार इमर्ज कर रहा है। पल्लव कौन? महेंद्र वर्मन, छोटे मोटे फ्यू डिट्रीज है, अभी डेवलप नहीं हुआ है। अच्छा जरा देखिए गुप्तास का सकेता, अयोध्या के पास, पाटलिपुत्रा, प्रयाग, विदिशा, मलवा, मथुरा, योदेवास, पंजाब, इस पूरे एरिया में किसका कंट्रोल है अभी? और कुछ हद तक कामरूप किसे कहते हैं मैडम? मेरे 2016 वाले इंटरव्यू में पूछा गया था भारत के किस रीजन को कामरूप कहा जाता है? और फॉर मी इट वाज मोस्ट डिफिकल्ट। 15 में तो तैयारी शुरू किया था मैंने। भारत के किस रीजन को कामरूप कहा जाता है? इट वाज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय बस्ती सर, चेयरमैन ऑफ द पैनल। इसको कहते हैं सर, असम वाले क्षेत्र को, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र को कामरूप कहा जाता है। अगर आप महाभारत भी ठीक से सुन देखे होते तो उसमें कामरूप का एक बार जिक्र मिलता है। समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा। ठीक। अच्छा, एक बार यूपीएससी ने पूछा ताम्रलिप्ति ये क्या है? ये बंदरगाह है। प्राचीन भारत का बंगाल के बंदरगाह को ताम्रलिप्ति कहते थे।
बहुत 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 इंपॉर्टेंट। एक चीज गौर करना, इनके पास बंगाल है और गुजरात नहीं है। समझे बातों की नहीं? अब गुजरात लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? चंद्रगुप्त टू की होगी। बात समझा कि नहीं? अभी आते हैं मैम, डायनेस्टी समझ में आ गया? ये पिक्चर आप बनाए, समझे बातों की नहीं? पीडीएफ आपको दिया गया है। ये चंद्रगुप्त वन के बारे में कोई खास नहीं है। समुद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त जो है, जिसको आप नेपोलियन ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, समझ में आ गया? नेपोलियन ऑफ द ईस्ट होता है। इन्होंने ही डीप साउथ तक वो अपनी डायनेस्टी को लेके गए, कांचीपुरम तक। देख रहे हैं आप? यही वो है जो कामरूप तक गए हैं, यही वो जो है वो बंगाल तक गए हैं, यही वो है जो पंजाब तक गए हैं, यही वो है जिन्होंने क्षत्रप को भी जो है क्या किया है, हराया है। तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो है, उन्होंने भारी एनेक्सेशन किया है। और ये बिल्कुल अशोक के विपरीत है। अशोक क्या थे? धम्मघोष। ये क्या है? वेरी घोष। मतलब लड़ाई लग करके जीतना है, इसलिए नेपोलियन ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम? और ये बात किसने कहा है? नेपोलियन ऑफ द ईस्ट, विंसेंट स्मिथ ने कहा है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, पता है ना किसने नेपोलियन ऑफ द ईस्ट बोला है? हैं? सुभाष चंद्र बोस को स्प्रिंगिंग टाइगर किसने कहा है? किसे कहा है? पता होना चाहिए ना। ह्यूग टोए ने कहा है, उसकी किताब स्प्रिंगिंग टाइगर। ठीक है? ह्यूग टोए, HUGH, ये सब नाम लिखते रहना, है ना, ध्यान रखना। इस जैसे मेरे दिमाग में आया था तो मैं कुछ पूछता रहता हूँ। HUGHTOYE, ह्यूग टोए। इधर सुनो, समझा? समुद्रगुप्त का मैम समझ में आ रहा है? समुद्रगुप्त का समझ में आ गया? ये क्या है, कहां कहां पे इन्होंने फैला दिया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक? अच्छा, अब आते हैं चंद्रगुप्त टू। तो समुद्रगुप्त के दो बेटे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त टू। रामगुप्त की शादी किससे हुई? देवी से हुई। पता नहीं, बहुत जगह प्रभा देवी भी लिखते हैं कई जगह पर। ठीक है? तो जब इनकी शादी हुई तो ये जो वेस्टर्न सत्रप वाले लोग थे, इसके जो राजा थे, शाका राजा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? आइए मैम, क्या किया इन्होंने? उनको पकड़ लिया, हराया रामगुप्त को, और उनकी वाइफ को पकड़ के ले गए। रामगुप्त को तो चल गया, चलो भैया शादी हुई, भला करी। बात समझे कि नहीं? लेकिन सब जो देवर लोग होते हैं उनको नहीं चलता है सब। हमारे भालू उठाक ले गए, ये से नहीं चलेगा। तो चंद्रगुप्त टू ने क्या किया? क्या तो कौन सा कपड़ा पहना? औरतों का कपड़ा पहना, पूरी आर्मी का औरतों का कपड़ा पहना दिया। और फिर वो क्या किए? शाकास को क्या किया? मार दिया। इसलिए उनको शाकाहारी भी बोलते हैं, और अपना नाम विक्रमादित्य उसी के बाद रखा है। और वापस आके रामगुप्त को भी साइड किया गया, भाई तुम मत बस की बात, यू आर कवर्ड किंग। मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? कौन राजा बने? चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक बड़ा राजनीतिक फैसला था। बताइए क्या था? जो बता देगा इसके, जो मैंने पिछली बार नहीं बताया। सर वो उनकी बीवी से हाँ, ये तो शादी करके नहीं, वो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। शादी करके चंद्रगुप्तम। सर वो तो ठीक है, लेकिन उसे वो भी एक राजनीतिक फैसला था, शादी करना भी। कैसे राजनीतिक फैसला था? क्योंकि अगर एक एस्टैब्लिश हो जाएगा, घर बच जाएगा तो अच्छा है। सर ये क्या नवरत्न सिंह के दरबार में उन्होंने बनाया पॉलिटिकल डिसीजन। ये चंद्रगुप्त टू के कालिदास वगैरह थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वाकताक के राजा से करवाया था। मैडम ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। वाकताका के राजा से करवाया, ठीक है? और ये वाकताका का राजा थोड़े दिन बाद ही मर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? पार्वती देवी नाम था,
समझ में आ गया? तो जब शादी करवाया तब मर गया राजा, इसका मतलब इनडायरेक्ट किंगडम कौन सा आ गया चंद्रगुप्त टू के टाइम में? वाकाटाका भी आ गया, क्योंकि अब तो उसकी बेटी रूलर है, उसका बेटा बहुत छोटा है अभी, उसकी बेटी का बेटा, समझे, नाती बहुत छोटा है, तो कहा अभी इसकी बेटी ही चलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी इन्हीं के रूल में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट? पूरा टेट साउथ इंडिया का मिल गया आपको, नहीं समझा? बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला था, इसीलिए चंद्रगुप्त टू के टाइम में इनडायरेक्टली करीब करीब भारत में पूरा कमांड आ गया था। बात समझा कि नहीं? ये थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री है मैम, है ना? देखिए, दिस पॉलिटिकल हिस्ट्री यू कैन गेट इवन इन ल्यूसेंट, इवन इन चिप्पी टाइप का बुक, इसीलिए मैं इन चीजों पे बहुत ध्यान नहीं देता हूं। मेरा ध्यान होता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, मेरा ध्यान होता है रिलीजन के ऊपर, मेरा ध्यान होता है सोसाइटी के ऊपर, मेरा ध्यान होता है इकोनॉमी के ऊपर, जो किसी भी किताब में जल्दी नहीं मिलता है, और द वे आई एनालाइज। क्लियर है? इसीलिए मैं ना बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री के सेक्टर में पढ़ता नहीं हूं, ठीक है सर, ये ध्यान रखना। अभी मैं आपको दिखाता हूं, मैम इधर देखिए सर प्लीज। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में पूरा मध्यादेश बिहार यूपी में चला गया था इनके साइड पे। अच्छा, अब आगे आते हैं, चंद्रगुप्त वन देख लीजिए, हालांकि चंद्रगुप्त वन है नहीं। अच्छा, इनकी शादी किससे हुई है? लिच्छवी प्रिंसेस से हुई है। ये खुद वैश्याज है, देख लीजिए मैम, ये खुद लिच्छवी प्रिंसेस से हुई है, वैश्याज है ये खुद, इसलिए इनका प्रेस्टीज क्या हुआ? क्षत्रिय से बढ़ गया। समझ में आ गया? इनका रूल जो है 1920 में स्टार्ट हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आगे बढ़िए, फटाफट बढ़िए, क्योंकि मैंने बता दिया है सब। समुद्रगुप्त आ गया हम लोग। समुद्रगुप्त में क्या है सर? समुद्रगुप्त ये वायलेंस एंड कंक्वेस्ट पे बिलीव रखते थे। अच्छा, इनका एक अकाउंट है समुद्रगुप्त का, जो प्रयाग प्रशस्ति जिसको आप कहते हैं, इसको लिखा किसने? हरिसेन ने लिखा है। मैम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कईयों बार पूछा गया, व्हाई इट इज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। उस पे ही लिखा गया, उसको प्रयाग में डाला गया, प्रयाग प्रशस्ति। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? सर इसका सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हमको इसके बारे, हमको समुद्रगुप्त के बारे में पता ही इससे चलता है। बात समझे कि नहीं? जब भी कोई सोर्स ऑफ हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है, इट बिकम्स ऑटोमेटिकली वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ में आ गया? अशोक की पॉलिसी से थोड़ा सा अलग है इनका। वायलेंस एंड कंक्वेस्ट क्या है? उनका क्या है? इनका है हिंसा और जीत, और उनका क्या है? खामोश। समझ में आ गया? अच्छा, जिस इलाहाबाद पिलर में इंग्रेव इनका है, उसी में अशोक का भी, उसमें एक और शासक का है, अकबर जहांगीर सर, अकबर और बीरबल का भी मिलता है सर। हाँ, समझ में आ गया? और ये भी कह रहे हैं सर, कौशाम्बी से प्रयागराज अकबर लाए थे। हाँ, सही बात, सही जा रहे हो। अच्छा, एक ग्रुप 1 है, वो गंगा यमुना दोआब में डिफीट किया, जो मैंने अभी दिखाया आपको। ग्रुप 2 डिफीटेड है नेपाल, असम और बंगाल, ये कामरूप वाला क्षेत्र है। और ग्रुप 3 क्या है? ये अफ्रीका राज्य जो है वो इनके अंदर आया हुआ है। अफ्रीका राज्य क्या हुआ? नीचे फॉरेस्ट किंगडम हो गया। ग्रुप 4 क्या है? जो दक्कन, ईस्टर्न दक्कन की तरफ गए, ये मैंने आपको बताया है, किधर जीते किधर जीते किधर जीते, वो चीजें हैं। समझ में आ गया? ये बता रखिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यूपीएससी ने, बीपीएससी ने पूछा इस साल, ये पॉइंट मैंने बताया भी था पहले, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये आपको ब्लूसन में भी मिलेगा। सवाल ये था कि श्रीलंका के एक राजा का नाम था मेघवर्मन। मेघवर्मन ने अपना एक एम्बेसडर भेजा था, कहां पर? समुद्रगुप्त के कोर्ट में, कि भैया मुझे महाबोधि टेम्पल बनाना है, क्या आप परमिशन दे रहे हैं? तो समुद्रगुप्त ने कहा जाओ और बना लो। बात मुझे, ये सवाल ये था कि ये किसके कोर्ट में भेजा था? मेघवर्मन ने किसके कोर्ट में भेजा था? उसका आंसर क्या था? समुद्रगुप्त। लोगों ने क्या माना था? चंद्रगुप्त टू। जब भी कोई तृतीय काम करना होता है ना, जिसमें लगता है कि कोई बहुत, तो उसमें चंद्रगुप्त टू याद आता है, जो गलत है। में लिखा हुआ रहता है कि ये बिल्कुल सनातन, मतलब हिंदू को ही मानते हैं। आपको छोड़ दीजिए, वो बौद्धों का टेक्स्ट तो उसमें कंफ्लिक्ट रहता है हल्का सा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये इनको किसने बोला है? इन्होंने कभी डिफीट नहीं किया, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया इनको इसी वजह से कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक,
चंद्रगुप्त टू आते हैं, मैंने बता दिया था। चंद्रगुप्त टू ने अपना वो बताइए आपको पूरा जो अपने भाभी से शादी किया है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त ने अपनी बेटी की शादी जिसका नाम था प्रभावती वाका ताका प्रिंस से करवाया था। बाद में वो मर गए तो ही बिकेम दी वर्चुअल रूलर। व्हाट डू यू मीन वर्चुअल रूलर? मतलब ये हुआ कि कहने का कोई और कर रहा है बट राजा यही है। राजा यही है। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी तो बहुत बाद में हर्षवर्धन है। एग्जांपल कन्नौज में सर बहन को बैठा अपनी बहन को बात करके भी किया था सर। नहीं, मैं समझा नहीं आपकी क्या बात कर रहा हूँ। हर्षवर्धन अभी नहीं है। एग्जांपल दे हाँ, रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हर्षवर्धन ने भी ये काम किया है। अपनी बहन को बिठा के गए हुए थे लड़ने के लिए ना। ठीक, सही बोल रहे हो तुम। अभी थोड़ा सा रुको, तुमको कहानी बहुत इंटरेस्टिंग बताएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर्षवर्धन जो है एक्चुअली में उसकी हर्षवर्धन की बहन ही होगी राजश्री, उसको भी मार दिया था। समझ में आ रहा है? गौड़ों ने मारा था एक अलायंस बन के। बिल्कुल सर, नहीं राजश्री को नहीं मारा था, राजश्री के हस्बैंड को मार दिया था, है ना। हर्षवर्धन उसकी बहन को उसके अपने भैया जी को मार दिया था उसके। तो कहा अभी बदला लूंगा मैं। तो बड़े भाई मारे गए तो छोटे भाई का बदला लिया, है ना। तो अभी थोड़ा सा हाँ, शशांक आया तो शशांक को इसी ने मारा था, है ना। अभी आते हैं उस कहानी पर भी आएंगे, थोड़ा समय दीजिएगा हल्का, ठीक है। चलिए आ गया। वो ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी तो आपने ये कहानी जाना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा हुआ क्यों। ये सब ये लूसेंट और टुचुल पुचुल किताब में लिख देते हैं फैक्ट कहानी, पर उसके पीछे का कारण नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है, शशांक ने क्यों अटैक किया। समझे बातों की नहीं? और इन्होंने क्यों इसका बदला लिया। उसके बाद वो सीधे जाता है मैत्रिकाओं से लड़ने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वही शशांक अभी आएगा। अभी थोड़ा समय दो। अभी तो वो जगह जो यहाँ पे शशांक है ना, उस पर तो गुप्तों का आधिपत्य चल रहा है ना। बंगाल में था ना शशांक, गौड़ डायनेस्टी थी। मैं बताता हूँ, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न मलबा गुजरात हो गया, सब इनका हो गया था। समझ में आ गया? मलबा जो था उज्जैन जो था उसका सेकंड कैपिटल था। विक्रमादित्य लगाया, ये अपने आप को शाकाहारी बोलते हैं। ये सब डिस्कस हो गया यार, ये सब डिस्कस हो चुका है, मुझे उसमें जाना है, ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के कोर्ट में एक आदमी है जिनका नाम है अमर सिम्हा। अमर सिम्हा, कालिदास तो आप लोग सभी जानते हो। अमर सिम्हा, वाई अमर सिम्हा इज वेरी फेमस। अमर सिंह लिखा था सर, अमर कोश लिखा था सर। अमर कोश लिखा था। व्हाट इज दिस अमर कोश? नाम अमर सिंह लिखा है सर। उसका फाइनेंस टाइप का मैंने नहीं नहीं, अमर कोश क्या है? अमर सिम्हा ने अमर कोश लिखा था। अमर कोश क्या है? अमर कोश इज अ डिक्शनरी। अमर सिम्हा वाज अ वेरी 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 ग्रेट, क्या है? अमर सिम्हा जो है बहुत बड़े लेक्सिकोग्राफर है। जो डिक्शनरी लिखते उन्हें क्या बोलते हैं मैं? लेक्सिकोग्राफर। बात समझे कि नहीं? इट इज सपोज टू बी द फर्स्ट डिक्शनरी इन इंडिया। नाम अमर सिंह। अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिम्हा, बात समझ लो आप अपने तरीके से। देवी चंद्रगुप्तम बाय विशाख दत्त विक्रमादित्य गॉट मैरिड विद टू हिज वाइफ एंड ही रिप्लेस्ड हिज डॉटर टू वाकाताक किंग। थोड़ा सा फैक्चुअल एरर है शिवम, कि क्लास में था तब भी गलत लिख रहा है। देवी चंद्रगुप्तम बाय विशाख दत्त विक्रमादित्य गॉट मैरिड टू हिज वाइफ, ठीक है। एंड ही प्लाइस्ड, काट दिया क्या? एंड ही प्लेस्ड हिज डॉटर टू वाकाताका किंग। अच्छा अच्छा, मेरी बात कोई रिपीट कर रहा है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो यही काम करता था, ठीक है। ओके, फायान भी इसी के टाइम में आया था। फायान भी इसी के टाइम में, चंद्रगुप्त टू के टाइम में ही आया। तो ज्यादातर अकाउंट चंद्रगुप्त टू का फायान में ही मिलता है, ठीक है। ठीक हो गया। अब हम अपनी इतिहास पर आए। ये तो हो गया आपका लूसेंट वाला इतिहास। अब आते हैं हम लोग, इसको मैं इतिहास मानता ही नहीं। एनी हिस्ट्री रिलेटेड टू द पॉलिटिकल हिस्ट्री इज नॉट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपना वाला ढूंढ रहा हूं मैं। इतना कुछ कैसे भूल गया यार? पहले ये हटाओ, इसको हटाओ, इसको लाओ और इस पर आओ।
एडिट हो गया, ये नीचे खुला हुआ है। चलो ठीक, अब अपने इतिहास है नाम, है ना, समझ में आ गया। इन सभी राजाओं ने अपना नाम क्या रखा? महाराजाधिराज, परमेश्वरा, महाराजाधिराज, परम भद्रका। इसका क्या मतलब हुआ? ये परम 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 का क्या मतलब हुआ? सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा बढ़िया। मतलब आपके नीचे कई सारे हम परम हैं, नहीं समझे? अगर महाराजाधिराज बोल रहे हैं तो इसका मतलब छोटे छोटे राजा है। छोटे छोटे राजा होने का क्या मतलब हुआ मैम? सामंत आ गए। इसका मतलब क्या आ गया मैम? जमीन देने की प्रथा नहीं, इसका मतलब फ्यूडलिज्म डेवलप हो गया है। फ्यूडलिज्म डेवलप हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे के प्रेजेंट होंगे, हो सकता है वो राजा को ना जाने। राजा को राजा मानने तब है ना जब जानेंगे, वो पता नहीं है। इसका मतलब आप अपने फ्यूचर के लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं? प्रॉब्लम किस सेंस में? अगर थोड़ा सा भी कमजोर होगा गुप्ता तो क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे आता होंगे। यही होगा, यही होगा, यही होगा। और एक और बात बताता हूं, भारत में जब भी एक बड़ा एम्पायर गिरा है तो छोटे छोटे किंगडम में मर्ज किया और किसी बाहर ने आक्रमण किया है। मौर्य डिक्लाइन हुआ, इंडो ग्रीक्स ने किया। ये डिक्लाइन होंगे, खून आएंगे भारत में, नहीं समझे? हुनों का आक्रमण होगा। जो बेवकूफी अशोका और उनके सक्सेसर से हुआ है, वही बेवकूफी गुप्ता से, चंद्रगुप्त और उनके बाद वाले से हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, अगर भारत पर आपको शासन करना है, आपका उत्तर पश्चिमी भाग क्या होना चाहिए? उत्तर पश्चिमी भाग पूरी तरीके से क्या होना चाहिए? घिरा हुआ होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा सर? क्या होगा सर? कोई भी भाग से आक्रमण कर लेगा। हम पूरी तरीके से ज्योग्राफिकली प्रोटेक्टेड है, पता है आपको? कैसे प्रोटेक्टेड है जरा बताइए। मान लीजिए ये इंडिया है, माफ करिएगा मैं उतना बढ़िया डायग्राम नहीं बनाता हूं। ये पूरा सी है, ठीक है। इसके बाद ये पूरा हिमालय है, यहां पर हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, समझे बातों की नहीं? तो यहां पर भी पूरा सी है। तो इसका मतलब भारत जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट की तरह बिहेव करता है। अब जो घिरा हुआ है, पर प्रॉब्लम एक ही है कि ये जो हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, यहां पर तो कुछ भी चांस नहीं है बाहर से आने का। ये जो हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर खाइबर, गोमल और बोलन पास है। अब पास क्या होता है? नदी, पहाड़ों के बीच में कटाव, जहां से आदमी आराम से गुजर सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही पर है। पास अगर बंद कर दिया जाए तो पास तो बंद नहीं कर सकते हैं, नहीं, पास तो बंद करना बहुत मुश्किल है। तो अब वहां पे निगरानी जरूर रखी जा सकती है। जिन्होंने निगरानी नहीं रखा वो, अच्छा कभी सोचा है आपने कि बिंदुसार ने अपने सबसे कुशल बेटे अशोका को तक्षशिला में रखा है? क्या कारण है? यही कि कोई बाहर से आना जाए। तो वो क्या है? फॉरसाइट है। ये गलती हुमायूं कर गया। हुमायूं ने अपने नकारे निकम्मे भाइयों को लगा दिया वहां पर, अस्कारी, हिंडन, कामरान, ये तीनों एकदम समझ लो कि ऐसे भाई अगर आपके जीवन में हैं, समझे बातों की नहीं, तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है। इतने बड़े नकारे लोग हैं। फारसियों ने मदद किया हुमायूं की, इनके अपने भाइयों ने माफ कर दिया। ये भी अब बदला लिया क्या बेटा तुमको बहुत इज्जत दिए, आके एक एक भाई को मारा। बात समझे? तब अपने स्टैब्लिश एम्पायर करके फिर अकबर एक ही साल में मर गया। फिर उसके बाद समझे बातों की नहीं? ये गड़बड़ है सर, बात समझे कि नहीं? अगर आपको भारत गुरु करना है ना, इस एरिया को क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। आज भी यही हो रहा है। सीएपीएफ की सबसे बढ़िया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की सबसे बढ़िया टुकड़ी यहां डिप्लॉयड है, बीएसएफ। समझे बातों की नहीं? नहीं समझे मैम? सबसे बढ़िया टुकड़ी जिसको कहते हैं ना, वो वहां पे विद्यमान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीमा सशक्त बल उसमें बढ़िया नहीं है, कोई है तो नहीं यार, पटक सटक के मारे हमको बाहर है नहीं है। ओके,
समझ में आ गया कि नहीं? ये ध्यान रखिएगा, बड़ा ध्यान रखिए, फ्यूचर फॉरसाइट बनाइए। कल के डेट में आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं तो आपका नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन जो होना चाहिए मैम, वो क्या होना चाहिए? पूरी तरीके से सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि वही वो एरिया है जहां से आप आ सकते हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम है ये एरिया इन्फिल्ट्रेट करने का, क्योंकि यहाँ पे कॉमन कल्चर है, ये भी पंजाबी ये भी पंजाबी, कितने और कितने कुत्तों के भूल जाएंगे अंदर, आपको पता ही नहीं चलेगा, दोनों पंजाबी। अब हरभजन सिंह और शोएब अख्तर बात करता है, पता चलता है क्या कि ये पाकिस्तानी और हिंदू है, ये इंडियन है? वो भाई ये दोनों पंजाबी बात कर रहे होते हैं। यही प्रॉब्लम बांग्लादेश के साथ है, इधर भी बंगाली इधर भी बंगाली, इसलिए सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन ये दो बेल्ट में होता है, पंजाब में और दूसरा वेस्ट बंगाल में। आप देखिएगा इंटरनल सिक्योरिटी एक टॉपिक है, आपको पढ़ना है बॉर्डर मैनेजमेंट में, नहीं वो पढ़ना है आपको। ये दो बेल्ट जो है ना वो आपको एक, अच्छा एयरफोर्स का भी ध्यान इस पर सबसे ज्यादा होता है, इस बेल्ट पे। अक्सर देखिएगा वहां पे टुकड़ी जो है घूमती रहती है, बात समझी कि नहीं? इतिहास ने आपको सिखाया है कि ये बेल्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो फॉरेन इन्वेजन हो जाएगा। समझे बात को? ध्यान रखना है इस बात को। अच्छा किंगशिप जो है वो हेरिडेटरी है, क्या प्रॉब्लम है किंगशिप हेरिडेटरी होने का? आपके सामने एग्जाम्पल है, समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त टू वॉज एबल रूलर, और बड़ा कौन है? रामगुप्त है। तो जब आपका बड़ा बेटा हो जाता है ना तो प्रॉब्लम होती है। महाभारत का युद्ध इसी वजह से हुआ है। महाभारत युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या है? महाभारत युद्ध का सबसे प्रमुख कारण है हेरिडेटरी किंगशिप। जब भारत प्लान हुआ करता था तब योग्य शासक हुआ करता था। अच्छा आपने बी आर चोपड़ा का महाभारत देखा है? बी आर चोपड़ा का महाभारत में आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो पहला एपिसोड है ना इसी बात को दिखाता है। अगर नहीं देख लो तो जाके देख लेना, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है पहला एपिसोड। उसमें एक भारत राजा हुआ करते थे, उनके अपने बेटों में कोई भी योग्य नहीं था, तो उसने अपने एम्पायर के किसी आदमी को राजा बनाया था। ये दिखाने के लिए महाभारत में दिखाया गया है कि देखिए पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब ये चीज हेरिडेटरी हुआ कि मेरा बेटा राजा बनेगा तब से प्रॉब्लम हुआ। शांतनु के बेटे कौन थे? भीष्म पितामह जिसको कहते हैं, क्या नाम? तो देवव्रत नाम था उनका। ही वॉज मोस्ट एबल, कह रहे सबसे ज्यादा एबल राजा वही था, और उन्होंने भीष्म पिता प्रतिज्ञा ले लिया। उसके बाद हुआ कि अब जो बड़ा बेटा होगा वो बनेगा। अभी बड़े बेटे में जिद्दोजहद में कि मेरे धृतराष्ट्र को बनना चाहिए था, पर ही वॉज नॉट दी फिजिकली एबल पर्सन, तो पांडु को बने। पांडु का बेटा युधिष्ठिर, इधर धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन। अब इसी में क्या हुआ, गुत्थम गुत्थी में पूरा महाभारत युद्ध हो गया। तो जहां पर हेरिडेटरी किंगशिप होता है ना मैम, वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, या तो एबल राजा नहीं बनेगा, और अगर एबल राजा अगर एबल राजा हो गया तो वहां पर क्या होता है कि फिर वो सक्सेशन की वॉर की छेड़ शुरू हो जाती है वहां पर। ये एक दिक्कत है, समझे बात को? दूसरा है क्या कि दे हैव फर्म एडहेरेंस टू प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर का मतलब क्या हुआ? राजा का सबसे बड़ा बेटा जो है वो क्या बनेगा? राजा बनेगा। ये एक प्रॉब्लम है मैम। क्या प्रॉब्लम है? वो रामगुप्त से ही पता चलता है, ये बात समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है सर कि गुप्ताज मेड डिसेंट गिफ्ट टू द ब्राह्मणास। व्हाई? सर वो वैसे थे और मैं अपना The throne did not always go to Indian son. कौन सा? ऑलवेज लिखा है यार, चंद्रगुप्त टू के भी बाद लड़ाई हुई है ना, समझे बात की नहीं? ये क्या लिखा है? डिसेंट गिफ्ट टू द ब्राह्मणास। क्यों भाई? ये वैश्य हैं, थोड़ा सा तो मैम काम करना पड़ेगा ना, आपको हर काम करना पड़ेगा जो सिकंदर लोधी ने किया है, आपको वो हर काम करना पड़ेगा जो जहांगीर ने किया है, आपको वो हर काम करना पड़ेगा जो औरंगजेब ने किया है। नहीं समझे बात को? है हाँ, वो करना पड़ेगा, वो राजनीतिक फैसला होता है। बोलेंगे क्या योनी? ओके, क्या थोड़ा तो होता ही है। अच्छा यहाँ पर ना विष्णु जी का बहुत एक इंपॉर्टेंस बढ़ गया है भाई। राजा से कंपेयर करने लगे। हाँ देखो, इसमें डिवाइन किंगशिप है, राजा। और अच्छा ये बताइए प्रोटेक्टर कौन है? विष्णु है ना, पालक, प्रोटेक्टर। तो कौन भगवान ऑर्डर देंगे कि तू जा शासन कर? विष्णु भगवान। ही इज दी रनर ना, सोसाइटी को चलाने वाले चालक वही है ना,
ब्रह्मा दी क्रिएटर, उसके बाद विष्णु जो है वो उसे आप सेवियर भी बोलते हो, पालन करने वाले भी बोलते हो, और जो महेश है वो क्या है, डिस्ट्रॉयर। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर किसकी पूजा ज्यादा होगी? ऑफकोर्स, क्योंकि आप विष्णु के नाम पे ही रूल कर रहे हो, क्योंकि कार्यपालक तो वही है, तो आपको दिखाई देंगे विष्णु और लक्ष्मी, इनका इंपॉर्टेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इनके सिक्कों में लक्ष्मी मिलेगा, विष्णु का एक तरफ राजा दिखाई देगा, एक तरफ विष्णु दिखाई देंगे, लक्ष्मी दिखाई देंगे। क्यों कहेंगे? चलो, जैसे ऊपर विष्णु है वैसे जमीन पर कौन है? राजा है, और ये काम ये ज्यादा करेंगे। अगर ये क्षत्रिय होते तो शायद कम करते। दिखाना भी तो होगा ना इनको, बात समझा कि नहीं? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्वर। ठीक, देख लो, गॉडेस लक्ष्मी, ये आपको दिखाई देगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कल भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द गुप्ता आर्मी इज नॉट नोन, है ही नहीं। देखो सुनो, हरिसेन ने बड़ा चढ़ा के बात लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त वो जो कभी हारा ना हो, समुद्रगुप्त वो जो हार का चखा ना हो, समुद्रगुप्त के इतना था, ये था, वो था, पर एक भी जगह मैम हरिसेन ने समुद्रगुप्त के आर्मी के बारे में जिक्र ही नहीं किया। नहीं समझे? हर्ष चरित्रा में बाण भट्ट ने जो हर्ष चरित्रा लिखा है उसमें हर्षवर्धन के बारे में ऐसा लिखा है ना सर कि आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा ऊपर भगवान नीचे हर्षवर्धन। नहीं समझा? इतना बढ़ा चढ़ा के, ये बड़ा इतिहास में दिक्कत है, कोट पोएट बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते थे। लाख 2 लाख तो ऐसे लिखते थे जैसे कि 1-2 के लोग हैं। अरे भाई, पाटलिपुत्र उस समय में फर्टाइल लैंड था, 2 लाख का पॉपुलेशन था। कलिंगा में 1.5 लाख लोग आप सैनिक पकड़ के लिए आए और 1 लाख लोगों को मार दिया, 2.5 लाख लोग। यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं कि मगध से ज्यादा पॉपुलेशन था छोटा नागपुर प्लेटो में? थोड़ा तो सेंसिबल फैक्ट लिखा करो यार। नहीं समझी मैम? कलिंग अशोक के समय में 2 लाख लोग हुआ करते थे पाटलिपुत्रा में, पटना में जहां आप रह रही हैं, पूरा आसपास के रीजन में। और आप बता रहे हो कि छोटा नागपुर प्लेटो में 1.5 लाख लोगों को आपने पकड़ दिया और 1 लाख लोगों को मार दिया। ये कैसे होगा? छोटा नागपुर प्लेटो में जहां आज भी पॉपुलेशन कम। छोटा भी तो है सर, छोटा नागपुर प्लेटो छोटा है। हाँ, मतलब मगध की कंपैरिजन में ठीक है, मगध से कंपैरिजन में कम छोटा है, लेकिन पाटलिपुत्र कंपैरिजन में बड़ा है। नहीं समझा बात? क्या दिख रहा है तुमको? ये बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ। जो लिखा है सब महान दक्षिणा। अरे तुम महान हो, तुमको पैसा चाहिए कि नहीं है? क्या क्या चाहते हो? तुम्हारे कोट पेटे में, तुम्हारे अंदर तुमको सैलरी दे रहे हो, हम तुम्हारी बुराई करें? नहीं, एकदम 2 कौड़ी का आदमी था। सब बधाइयों छोड़ना है यार कि अकबर के कोट क्लर्जी थे और अकबर के बारे में ऐसा लिखा है। भाई सुनोगे तुमको कहेगा भाई ऐसे भी थे इसके कोट में क्या? बधाइयों के भाई साहब, बधाइयों का अकाउंट में दे दूंगा ना सर, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और सिर्फ किस वजह से पता है? क्योंकि बधाइयों इस वजह से चढ़ा हुआ था कि अकबर ने दिनहिलाई शुरू कर दिया था। बधाइयों का क्लर्जी, कहीं इन्होंने अपने आप को पैगंबर तो घोषित नहीं कर दिया है? सोचो, ये मैं दिनहिलाई हूं, मैं उसका जनरेटर हूं, तो सबसे पहला सवाल बधाई ने पूछा कि कहीं इसने अपने आप को पैगंबर तो घोषित नहीं कर दिया है? अरे पैगंबर इस्लाम हो तो पैगंबर घोषित करे भाई, ये तो कुछ और ही धर्म चालू करेंगे। हाँ तो गुस्सा आ गए तो बधाई में बड़ा गंदा अकाउंट लिखा है उसके बारे में, अकबर के बारे में। बधाई तो जगह का भी नाम है। हाँ, बधाई जगह का आदमी है, बधाई आदमी है, कोर्ट में क्लर्जी था उसका। समझे बातों की? नहीं, ध्यान सुनना। क्या समझ में आ गया सर ये चीज? मैम एट द बैक नहीं समझ में आया? क्या समझी तुम? लिखा था तो इन्होंने उसके आर्मी के बारे में तो कुछ नहीं लिखा। नहीं, एक बात और भी है कि कोई खास स्ट्रेंथ नहीं आर्मी की, ये भी कारण होगा। अब भाई अगर
20-25 हजार की आर्मी है तो थोड़ी ना लिख पाएंगे आज 1.5 लाख की आर्मी। बेहतर हो कि जो ना हो उसे छोड़ दो। जैसे इकोनॉमिक सर्वे पढ़े हो तुम? नहीं पढ़े आज तक ना? कौन सा इकोनॉमिक पढ़ाई थी तुम राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे क्या पढ़ रहा है? अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़े हैं तो उसमें इंडस्ट्री के लिए बस 2 लाइन होता है, अकाउंट होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बस 2 लाइन लिखते हैं। तो इंडियन इंडस्ट्री, बिहार इंडस्ट्री इज नॉट अप टू द मार्क, स्टिल गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज वर्किंग अ लॉट, और आगे निकल जाएगा फट से, क्योंकि इंडस्ट्री है ही नहीं बिहार में, तो बेचारे क्या करें? तो इकोनॉमिक सर्वे में अपनी फरियत उड़ाने से बेहतर है कि छोड़ दो इसको। बात समझे कि नहीं? इसलिए आपको नॉन अकाउंट नहीं मिलता है गुप्ता का, आर्मी का। इसका मतलब ये होगा कि ऐसा तो नहीं होगा इतनी बड़ी आर्मी और समुद्र को जितना दिख रही है तो फ्यूडेटरी से सपोर्ट लेते होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा कि सप्लीमेंटेड बाय द फोर्सेस ओकेजनली सप्लाइड बाय द फ्यूडेटरीज। फ्यूडेटरीज जो सामंत होंगे ना, उनको कहा भाई तू आर्मी रख ले यार, मेरा इतना टेंशन नहीं। समझ में आ गया? अब बोला भाई मेरे को दे देना, तुम जब जरूरत पड़ेगा तो। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हॉर्स चैरियट्स, यानी कि जो घोड़े के रथ होते थे, वो भी उनकी आर्मी में बहुत ज्यादा होता था। हॉर्स आर्चरी, धनुर्धर, घोड़े पे बैठ के, इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस था। अच्छा, ये हॉर्स आर्चरी का क्या इंपॉर्टेंस है? सर दूर से ही मार सकते हैं। दूर से मार सकते हैं, एंड दे आर फास्ट मूविंग, दैट इज द बेनिफिट। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। फिरोज शाह तुगलक और बाद के लोग, मोहम्मद बिन तुगलक से ही शायद ये शुरू हो गया था। पहले के लोग, जो पोस्टल सिस्टम था ना, इधर देखिए मैम एट द बैक, क्या होता था कि जैसे मुझे वहां तक पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं भाग के आऊंगा इनके पास, और इनको मैं दूंगा। जैसे 1 किलोमीटर भाग के आया, मैंने इनको दे दिया ये लेटर। ये भाग के 1 किलोमीटर गए, उनको दिए लेटर। ये भाग के उनके 1 किलोमीटर गए, उनको दिए लेटर। वो भाग के पीछे दिए। इससे क्या होता था कि विद इन स्टिपुलेटेड टाइम 2 से 3 दिन में सब चीज पहुंच जाता था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसमें एक अमेंडमेंट किया। उसने कहा कि एक काम करते हैं, घोड़े ले आते हैं। तो जो चीज 2-2.5 दिन में होता था मैम, वो आधे दिन में ही होना शुरू हो गया। नहीं समझे? घोड़ा दौड़ाया, फिर घोड़े ने सामान दिया, फिर अगला घोड़ा दौड़ा, फिर अगला घोड़ा दौड़ा। समझे बात हो कि नहीं? तो जब आपके आर्मी में आर्चरी आ जाता है, खास करके हॉर्स आर्चरी, इसका मतलब होता है कि आप भागकर दूर दूर तक एरिया को एनेक्स कर सकते हैं। इसीलिए यही कारण है कि समुद्रगुप्त क्या था, बहुत डीप साउथ तक पहुंच गया था, वरना उस समय में पैदल चलना कितना मुश्किल काम था। समझे बात हो कि नहीं? हॉर्स आर्चरी का यही है कि जिसके पास हॉर्स आर्चरी है, इसका मतलब उसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होगा। बात समझा कि नहीं? दिस वाज द इंपॉर्टेंस। हॉर्स आर्चरी थी, अशोक को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके आर्मी में हॉर्स भी था, कैवलरी भी था, हाथी भी था, सब कुछ था। इतना तो इनके पास भी नहीं है सर, इतना तो इनके पास भी नहीं है। नहीं है तभी तो नहीं पता है आपको कुछ भी इसके बारे में। ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये चीज ध्यान रखिए। इसके बाद बोला जा रहा था कि आर्मी को बहुत ज्यादा पैसा नहीं दिया जा रहा है, मोटा मोटी कैश दे रहे हैं ये लोग। आर्मी जहां से जाएगा वहां के लोग आर्मी को खिलाएंगे। नहीं समझा? हाँ सर, रैली में से जाता है सर। कैसे जाता है रैली में? रैली में यहाँ से वहाँ गया तो वहाँ खिलाया, फिर वहाँ गया वहाँ कहाँ खिलाया? खिलाते खिलाते जाता है सर। रैली में नहीं पता है सर। नहीं, हम गए नहीं। रैली किसी का नॉमिनेशन, राजनीतिक पार्टी का रैली होता है ना सर, वो बोल रहा जैसे बीजेपी पार्टी का रैली हो, जैसे नॉमिनेशन होगा आपके यहाँ के संसद का, हाँ। तो आपको ले जाएगा नॉमिनेशन में, जहाँ हाँ। ले जाएगा वहाँ खिलाएगा। हाँ। बीच बीच में रोके, मतलब जहाँ रुकेगा वो मिलेगा, वहाँ पे चाय नाश्ता की व्यवस्था रहेगा, वहाँ भी खाइए। वो तो आपने कैसे बोला? हम देखे हैं सर। देखिए वोट मांगने जाता है ना सर, बहुत देर खिलाते हैं। ऐसे वोट मांगे ऐसे जाता है। अभी इसका तो चल रहा है। होता है सर, पैके सब लाता है, कल छोला 10-10 खात खाइबो करता है, लेबो करता है। इतना डिटेल कैसे पता है सर? इतना डिटेल तो तभी बता सकता है सर। इसको खाने पीने का शौक है भाई, क्यों? अपना भाई छोटा भाई जानता है ये बात। छोटा भाई बोल दिया बहुत सब एक्सपीरियंस बोल रहा है उनका। तुम तो बोला था कि चलेंगे सर। कहाँ लेके क्या गए नाम? सर? आपको बार-बार परेशान कर, अभी बोलिए परेशान। KGF क्या नाम था इसका? KFC है। कहाँ ले गए सर आप? नहीं लगे? बोल के छोड़ दिया। कहाँ बोले छोड़ दिया?
वो भी जरूरी है। ठीक, चलो एक दिन चलेंगे, साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है, सब लोग सब साथ चलेंगे फिर ऐसे। लेकिन देयर आर फ्यू पीपल वेजिटेरियन ओवर हियर, राइट मैम? यू वांट टू आस्क फ्यू क्वेश्चन? हाँ बोलिए ना। हाँ सोशली भी थे मैम, उन्हीं को कह दिया गया था टैक्स कलेक्ट करिए मैडम। उनमें सबसे ऊपर थे ब्राह्मण। मैडम आपने एक सवाल पूछा है, मेरा मन कर रहा है जवाब देने का, सुनिए 2 मिनट। बाकी जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनसे पैसा वसूलने के लिए इंपीरियल कोर्ट से लोग आते थे, लेकिन वो जमीन जो ब्राह्मणों को दे दिया जाए उन पर इंपीरियल कोर्ट का कोई आदमी गुजर भी नहीं सकता है, उसको ठेना भी नहीं देना है, टैक्स भी कलेक्ट करना है, कुछ काम भी नहीं करना है। कितने लकी हैं लोग, नहीं समझा? जैसे मान लो मैम, देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। मान लीजिए कि ये है किंग, इनके पास नॉन ब्राह्मण है जो ब्राह्मण नहीं है, और एक ब्राह्मण है, दोनों को जमीन दिया गया, दिया गया। देखिए मजा क्या है, जो नॉन ब्राह्मण को जमीन दिया गया उस पर इंपीरियल कोर्ट का आदमी आएगा, पैसा वसूलेगा और चला जाएगा। नॉन ब्राह्मण जो फ्यूडल लॉर्ड होगा यानी कि सामंत जो होगा वो अपने प्रेजेंट से कलेक्ट करेगा। मान लो 100 रुपया कलेक्ट किया और दिया 50 रुपया, 50 रुपया इसका, बल्ले बल्ले। ब्राह्मणों का देखो बल्ले बल्ले स्क्वायर, स्क्वायर नहीं क्यूब, जमीन दिया जाएगा उसको, ये इसे जितना पेट भर के ठूस ठूस के पैसा ले, और इसे देने की जरूरत भी नहीं है। और किसी भी किंग के इंपीरियल कोर्ट के कोई बंदा यहां से गुजर भी नहीं सकता कि ये चल कैसा रहा है, उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि 100 रुपए वसूले, 200 रुपए वसूले, ये ब्राह्मणों को देख रहे सर कितना दया, कितना मतलब राज्य बचाने के लिए, अपना पावर बनाने के लिए। नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना सर, आप वैश्य हैं, बात समझे कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक सर, अंतर। हाँ वो जो लैंड दी जाती होगी, लैंड तो अनइक्वली दी जाती होगी ना? हाँ मैम, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी। सर उनकी भी तो कॉन्फ्लिक्ट होता होगा ना, जैसे कि बिल्कुल मैम, एक फ्यूडल लॉर्ड दूसरे फ्यूडल लॉर्ड से सर छीना झपटी हो जाएगा। बाद में आपको मेडिकल एज में खूब दिखाई देगा, चैमनास तोमर से लड़ाई कर रहे हैं, दे आर ऑल फ्यूडल लॉर्ड्स। और कई बार मिडिल किंग जो होता था ना, वो एक को सपोर्ट कर रहा है, ये आदमी ज्यादा सैनिक देता है, चल तू ऐसा करे, ये बदमाश है, नहीं समझी? फ्यूडल लॉर्ड्स में लड़ाइयां कॉमन है, और कई बार 2 फ्यूडल लॉर्ड्स मिल जाएंगे और किंग के अगेंस्ट लड़ाई कर देंगे, दिखाई देगा। गौड़ ये सब जो थे पहले, हालांकि डायनेस्टी बाद में बन गया, पर ये क्या है, कन्फिडेंसी बनाकर बाद में कनौज को हटाना है, समझे बात? तो गिने काफी कॉमन है। समझ में आ गया? अच्छा, इनकी इकोनॉमी का क्या है मैम, क्या चल रहा है मैम इनकी इकोनॉमी? राज्य व्यवस्था में अर्थशास्त्र का बहुत ज्यादा जो है महत्व है, तो बताइए इकोनॉमी में क्या क्या होगा मैम, दिमाग लगाइए मैडम। एग्रीकल्चर तो होगा सर, ट्रेड होगा यानी कि टोल होगा, टोल कलेक्शन होगा, और क्या होगा? थोड़े थोड़े इंडस्ट्रीज डेवलप होंगे, कैसे? बढ़ई, लोहार, सोनार, इनके अपने गिल्ड्स भी होंगे। अरे वैश्य है भाई, तो आपका राजा है, बढ़ई राजा क्यों है मैम? राजा क्यों बना? गुप्ता ही राजा क्यों बने, कोई क्षत्रिय राजा क्यों नहीं बना? सर वो ट्रेडर थे ना। हाँ ट्रेडर थे ट्रेडर थे मैम। सर, वो ट्रेडर आप बताइए आज के दिन नहीं, सबसे ज्यादा। आई डोंट वांट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, नहीं छोड़ो। बोलिए बोलिए, समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं। मैडम दूसरा राजा कैसे बना, तो क्यों बना? आज कोई पार्टी जीतेगी, वो कौन जीतेगी? इलेक्शन हो रहा है नहीं, किसी का नाम नहीं लेंगे, सर जो पावर में एक्स वाई जेड कोई पार्टी लड़ रही है, कौन जीतेगा? आपको सबसे ज्यादा फंडिंग मिलेगा, पावर में है, तय है।
बताइए। अब पावर में जो होता है उसी को सबसे ज्यादा फंडिंग मिलता है, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आए कि नहीं? अब जिसको सबसे ज्यादा फंडिंग मिलेगा वो जीतेगा। अब फंडिंग कौन दे रहा है? अभी गुप्ता में ट्रेडर दे रहे हैं। अब क्यों चाहेंगे कि मेरा राजा हो? क्योंकि मैं खुद मेरे पेट पे कोई असर ना पड़े। आज भी यही हो रहा है। जो फंडिंग दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? लाखों करोड़ों का फंडिंग। उनके बिजनेस का पैसा कितना है। कोई आप सोचिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था, यस सर। अदानी शेयर का वैल्यू कितना गिर गया था? नाउ दे हैव रिकवर्ड बैक। Have you observed it? यस सर। Now he became a very prestigious person of India. उसमें तो आधा खराब ही बेटा, आधा कुछ सच्चाई था तो कुछ खत्म भी था। नहीं, मैं आपको वो नहीं कह रहा हूँ। अगर कोई और होता तो खत्म हो गया होता। वो रिपोर्ट का आने का मतलब ही होता है खत्म। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर? तो अगर आपको प्रोटेक्टेड होना है, इसका मतलब ऊपर में आपका। अच्छा, these capitalists are very very intelligent. तुम्हें क्या लग रहा है कि उन्होंने केवल एक पार्टी को वोट दिया? ना, पैसे सबको देते हैं। वो किसी को ज्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं कि भैया अगर गवर्नमेंट में आ गए तो मेरी शाख बची रहे। नहीं समझे? तो दे आर द किंग मेकर्स। पैसा इज द किंग मेकिंग, राइट? तो ये जो आपका ये जो वैश्यास, जो न्यू मर्चेंट क्लास डेवलप हो रहा है। अच्छा, वाई वैश्यास बिकम द मर्चेंट क्लास? क्योंकि वैश्य की जो एग्रीकल्चर जिम्मेदारी थी किसने ले लिया है? शूद्रों ने ले रखा है। तो जो वैश्य थे वो फ्री हो गए एग्रीकल्चर से, तो उनको कुछ ना कुछ तो करना होगा। नाउ दे बिकम ग्रेटर्स। अब वो और फंड करेंगे राजा को, क्योंकि राजा और पावरफुल हो जाए। नहीं, राजा और पावरफुल होगा तो और लड़ाई लड़ेगा, और ईस्ट और वेस्ट को जोड़ेगा, और ट्रेड होगा, और पैसा आएगा, और पैसा देंगे, और मिलिट्री स्ट्रांग होगी। जितनी मिलिट्री स्ट्रांग राजा की, उतना ही ट्रेडिंग क्लास को बदलने बदले। नहीं समझी मैम? कुछ खोपड़ी में घुस रहा है। बिल्कुल गिल्ड होता था। अच्छा मैडम, सोचिए कि सच वॉज द प्लॉट ऑफ द गिल्ड। श्रेणी कहते हैं इसको हिंदी में। गिल्ड और श्रेणी, गिल्ड को ही हिंदी में श्रेणी बोला जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन पर उस समय की पुलिस या डिफेंस सिस्टम या जो जस्टिस सिस्टम, जो वहां का न्यायालय वगैरह, वो भी हाथ नहीं लगा सकता है। एक गिल्ड के अंदर लोगों को सजा देने की जिम्मेदारी भी गिल्ड के हेड की थी। वो गिल्ड कैसे चलेगा ये भी गिल्ड की जिम्मेदारी थी। राजा कुछ नहीं कर सकता था। राजा वॉज द फाउंटेन हेड ऑफ द जस्टिस। जस्टिस न्याय का वो मतलब झरना माना जा रहा है। सोचो, उसी से न्याय टपक रहा है। और राजा इतना पावरफुल होने के बाद भी गिल्ड पे हाथ नहीं लगा सकता है। गिल्ड के लोगों को सजा देने की जिम्मेदारी गिल्ड के हेड की थी। उसके अपने सेट ऑफ रूल्स थे। उनको लोन देने की जिम्मेदारी अपना था। उसको कहां रहना है, क्या करना है, कैसे रूल करना है, कैसे क्या करना है, सब गिल्ड का अपना था। दिस वॉज द माइट एंड प्लॉट ऑफ द गिल्ड सिस्टम एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। इतना पावरफुल हो जाएगा ना कोई सिस्टम, तो क्या होगा सर? वो चाहेगा कि भाई मेरा पॉलिटिकल सेटअप बना रहे। अच्छा, जिसने इस गिल्ड को छेड़ा उसका शासन असंभव है। नहीं, किसी के भी गिल्ड को सर, किसी के भी गिल्ड को छेड़ दिया तो शासन असंभव है। क्योंकि एक गिल्ड को तुम छेड़ोगे, अगला गिल्ड चौकन्ना हो जाएगा। वो तुम्हारे अपोनेंट पे जाके मिल जाएगा, उसको पैसा खिला देगा, उसको आर्मी पहुंचा देगा। नहीं समझा? अच्छा, बोला सब्जी वालों को कि भाई तू रोड के सामने से सब्जी हटा दो। रोड पे सब्जी वाले छोड़ो, पनवारी हो या पंचर साटने वाले हो, सब ने अपने आप को अलग कर लिया।
काय किया अलग? यूनिटी भाई अगर तुम सब्जी वाले को हो गए तो कल के डेट में मेरा भी उठ सकता है। इनफैक्ट जिनका वेल दुकान था, जिसका अपना सेटल्ड दुकान था, जो रोड के किनारे भी नहीं थे मैम, उन्होंने भी बंद कर दिया। दिस इज द क्लॉड ऑफ द मर्चेंट गिल्ड। नहीं समझी मैम? अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप मुझे बताना कि इन गिल्ड्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग भारत के भागों में क्या बोलते थे। होमवर्क दे रहा हूं, करोगे? ऐसा क्वेश्चन होता है, मुझे नहीं करता। अगर मिल जाएगा तुरंत एक बार गूगल सर्च करने पर, तो मेरे देने का क्या मतलब है? तो मैंने बता दूं मैम, मैं ऐसा क्यों करता हूं मैम, बताइए? क्योंकि उसको खोजने के चक्कर में आप बहुत कुछ पढ़ते हो, लेकिन वो नहीं मिलता है। अच्छा अगर वो मिल गया ना तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। जरा बता दीजिए पहला सा। नहीं आप तो बता दीजिए सर। मैं सब बता दूंगा, मैं अरे एक एक चीज बता दूंगा एट द एंड ऑफ द कोर्स। मैं समझ जाऊंगा कि तुम खोजने में उतने एक्सपर्ट नहीं हो। उसके अलावा बहुत सारी चीज मिल गया सर। सर हम मैं वही चाहता हूँ। और सुन लो सर हम जायनामा का पता चला था। क्या सर? वो तबरेज था, अब्दुल समद था, हाँ अब सही जा रहे समझा रहे हैं आप। सैयद अली तबरेज, अब्दुल समद, ये सब पेंटर्स है, पता है ना आपको? पेंटर्स है सर, ड्यूरिंग अकबर। ड्यूरिंग अकबर एक्चुअली हुमायूं लाया था, पर्शियन पेंटर्स है, और उसको अकबर के टाइम में फेमस हुए थे। क्या था ये, किसके ऊपर हमजानामा है? महाभारत रामायण के ऊपर। ये बताया नहीं सर, रामायण के ऊपर है, भारत के ऊपर था सर। ठीक है, समझे मैम? समझे सर? नहीं समझा? क्या नहीं समझा जी? श्रेणी को अलग अलग भारत के हिस्सों में क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आ चुका है। नहीं बताइएगा क्या कहते हैं इसको, बताइएगा। इसको सर क्या कहते हैं? श्रेणी। हाँ, श्रेणी को भारतीय हिस्सों में और क्या क्या बोलते हैं। ट्राई टू लर्न समथिंग मोर अबाउट श्रेणीज। क्यों मैं बोल रहा हूं ये? क्योंकि पता नहीं क्यों यूपीएससी हर साल एक सवाल श्रेणी से पूछ देती है, मर्चेंट गिल्ड सिस्टम से। जैसे एक बार हुंडी पूछ दिया। सर ये उसी टाइप का करना है ना। हाँ अभी आप करिएगा, आप कल करके आइएगा। कल आपका जो है क्लास है और उसमें हम बहुत डिटेल से आपसे कुछ पूछने वाले हैं। समझे बातों की नहीं? क्या नहीं टेस्ट के लिए यू गाइस आर नॉट प्रिपेयर्ड। मैम इधर देखिए, अच्छा सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज। एक होता है क्रिमिनल लॉज, एक होता है सिविल लॉज। इसी में क्या बोलते हैं इसको? नहीं मैम, कंपनी लॉ एक अलग है। जो स्टेट के लॉ होते हैं ना मैम, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है क्रिमिनल लॉज और एक होता है सिविल लॉज। आई होप पॉलिटी में पढ़ा होगा आप लोगों ने। दीवानी और फौजदारी, ठीक है, काफी हद तक सही बोला आपने। आप मुझे ये बताइए कि दोनों में अंतर क्या है? मर्डर वगैरह देखता सर, तो एक छोटा मोटा एक सर वो डॉनी देखता था, वो लैंड ये सब चीज है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, यही चीज होता है। जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखिए क्या होता है सिविल, अब असली मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। जिंदगी में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। क्रिमिनल लॉज उन लॉज को कहते हैं जिसमें स्टेट एक पार्टी होता है। ध्यान सुनिएगा, मैंने इनको कंटाम मार दिया, ठीक। स्टेट की जिम्मेदारी है कि स्टेट के हर एक आदमी रोड पे आराम से फ्रीली चले और जहां बैठा है वो विदाउट हार्म, कहीं पर उसको कोई भी हाथ ना लगाए, किसी तरह का कोई हार्म ना पहुंचाए उसको। स्टेट की जिम्मेदारी है, उसके लिए आप स्टेट को टैक्स देते हैं। आपको नहीं पता पर आप बहुत देते हैं स्टेट को टैक्स, हर रूप में। बिस्किट खाते हो उसके फॉर्म में भी, रोड पे चलते हो उसके फॉर्म में भी। समझ में आ रहा है? आपको खाली लगता है डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा देते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं 5% का जीएसटी होता है, वो स्टेट को जाता है, समझे?
तो स्टेट इस टैक्स के बदले ये कमिट करती है आपसे कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, ना आपको कोई हाथ लगा सकता है, ना आपकी प्रॉपर्टी को हाथ लगा सकता है। क्लियर है सर? अब मैंने इनको कस के एक कंटा मारा, समझे बात होगी नहीं? ठीक है, कस के कंटा मारा। तो जब इनको मैंने थप्पड़ मारा कस के, इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी फुलफिल नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया ना? स्टेट ने क्या बोला था कि चूंकि तुम मुझे टैक्स देते हो, हम आपके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है, लेकिन स्टेट के इस प्रॉमिस के बावजूद मैंने इनको थप्पड़ मार दिया। तो ये मेरे अगेंस्ट तो केस करेंगे ही करेंगे, स्टेट के अगेंस्ट भी केस होगा। अगर ये नहीं भी करेंगे तो भी स्टेट के अगेंस्ट केस होगा। तो क्योंकि स्टेट ने, मैंने तो गलती किया ही किया, स्टेट ने क्यों नहीं इनको प्रोटेक्ट किया? अब स्टेट आएगा क्या? मोदी सर जी आएंगे इनको बचाएंगे? नहीं, स्टेट ने उसके लिए पुलिस अपॉइंट कर रखा है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। नहीं समझा बात को? तो जब ये केस करेंगे तो ये कहेंगे कि मैं जो है ना प्रकाश सर के अगेंस्ट केस कर रहा हूं। अभी इन्होंने स्टेट के अगेंस्ट, पता है स्टेट के अगेंस्ट केस हो रहा है, लेकिन स्टेट अपने आप बिना कहे एक पार्टी बन जाएगी। बात बुझे? केस वगैरह का नाम वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल कहते हैं ना, ऐसे करके। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वो एक केस स्टेट के अगेंस्ट भी है। मान लीजिए किसी लड़की का रेप होता है, स्टेट की जिम्मेदारी थी कि लड़की जो है हार्मलेस उस जगह से जाना चाहिए, शी हैज बीन रेप्ड। इसका मतलब उस आदमी ने जिसने रेप किया, ही इज एक्यूज्ड। ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डाउट, देयर इज नो डाउट दैट पर्टिकुलर स्टेट इज एक्यूज्ड। वो एक एक्यूज्ड है, लेकिन पुलिस कहां है? पुलिस की जिम्मेदारी थी कि विमेन का रेप ना हो। तो आप गौर करिएगा, विशाखा वर्सेस भोपाल एंड स्टेट ऑफ राजस्थान, सब में वर्सेस स्टेट कहा जाता है। आपसे यहां एक नाम होगा और एक स्टेट होगा, एंड अदर्स लिख देते हैं वो, एंड अदर्स। तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि स्टेट अपने आप उसमें एक पार्टी बन गई है। क्यों? क्योंकि स्टेट ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे? ये क्रिमिनल लॉज है। ऐसा जहां जहां होगा वो क्रिमिनल लॉज होगा। जानते क्रिमिनल लॉज के साथ प्रॉब्लम क्या है? अगर मेरी इनमें कॉम्प्रोमाइज भी हो गया कि अरे ठीक है सर, आप मेरे सर आप तो प्रमाण करते थे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं केस वापस ले रहा हूं, तो भले ये केस वापस ले लें, लेकिन स्टेट मेरे अगेंस्ट हमको छोड़ेगा नहीं समझा? भले ये केस वापस ले लें, तब भी स्टेट मुझे नहीं छोड़ेगा, स्टेट तो पड़ा रहेगा। थाना में केस वापस लेता तो थाना में केस वापस नहीं हो सकता। अगर एफआईआर हो गया है तो उसको जुडिस सब जुडिस जाना है। ये जो कोर्ट में, ये जो थाने में पुलिस कहती है ना, अरे ठीक है आपका अपनी बात था, वो गलत है। अगर कोई कंप्लेन आया है तो एफआईआर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या मतलब हुआ? स्टेट अपना हाथ छोड़ रही है, गलत है वो क्रिमिनल लॉज है। क्रिमिनल लॉज में आपको भाग पकड़ना पड़ेगा, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए अगर आप रेप करेंगे और दो पार्टी में कॉम्प्रोमाइज भी होता है, समझ में आ रहा, तो स्टेट नहीं छोड़ेगी। नॉन कॉग्निटिबल ऑफेंस। कुछ दिन पहले एक लड़का पीट दिया था, हाँ, तो उसके बाद केस लेके गांव में दिया यही था सर। तो वो पुलिस स्टेशन में दिया गया, वो उधर एफआईआर हुआ नहीं, तो वो एफआईआर हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं सर। उसके बाद एफआईआर होना चाहिए था। तो वही कंपैरिजन करके फिर वापस में दोनों का इधर से वो कॉम्प्रोमाइज किया गया। हाँ वो पहले तो पुलिस का काम ही नहीं है, पुलिस हैज नो अथॉरिटी ओवर द कॉम्प्रोमाइज, इट इज द कोर्ट हु हैज रिस्पांसिबिलिटी टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस। वो जो भी है, पर दिस इज नॉट करेक्ट। ये क्या है? क्रिमिनल मैटर है। क्रिमिनल मैटर उस मैटर को कहते हैं जिसको मैं स्टेट जिम्मेदारी नहीं लेता है। अभी एक सेकंड, अब मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा, क्वालिटी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। 9:14 हो गया। ए सुनो भाई, ये बाबू सुनो, अभी मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को कोई टॉपिक पढ़ाने दो। दूसरा क्या मैटर है कि जो जिसमें स्टेट पार्टी नहीं होगी, इसमें स्टेट पार्टी नहीं होगी, जब पर्सनल नेचर का होगा।
नहीं, जैसे मान लो दो भाइयों में झगड़ा हो, लूटपाट इज अ क्रिमिनल मैटर, लूटपाट प्रॉपर्टी हो गया ना, डिवोर्स वगैरह भाइयों में domestic लूट लिया, violence, सर। ये सब- डिवोर्स डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, डिवोर्स उसी में- डोमेस्टिक वायलेंस क्रिमिनल है। जी समझ तो मैंने आपको थप्पड़ किसी और को थप्पड़ मार दिया मान लीजिए अपने घर में, तो वो क्या हो जाएगा, वो डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाएगा। तो वो नहीं हो सकता क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी आपको बचाना है और आप पे हाथ चलाएगा, तो वो इससे क्रिमिनल है। हाँ बोलिए। डोमेस्टिक वायलेंस कोई घर में करेगा मतलब सर पर्सनल रिलेशन बिल्कुल आपको बचाने की जिम्मेदारी थी। सबके घर में जाके बैठेगा सर, हो जाएगा। नहीं नहीं, तो वो जो भी हो, इसका मतलब क्या हुआ कि रात में आप 3 बजे गए तो पुलिस आपकी जिम्मेदारी रखेगी कि हर जगह रास्ते पे चलते रहे। स्टेट की जिम्मेदारी है कि आप हर जगह हर समय प्रोटेक्टेड रहें। आपके बाथरूम में कोई कांड हो जाएगा तो स्टेट बाथरूम में घुस जाएगी। नहीं तो लगा सर। तो फिर वही हो गया ना, घर में भी तो मर्डर होता है। इसका मतलब मर्डर जो हो जाएगा मैम, इसका मतलब बाथरूम में किसी का मर्डर हुआ है तो स्टेट कहेगी नहीं भाई बाथरूम में तो नहीं जा सकते। हाँ बात समझे कि नहीं, स्टेट कभी भी एक मैम आप बोले किसी का लैट्रिन में मर्डर हो गया, अब स्टेट लैट्रिन में कैसे जाएगी? मैडम कहीं पर भी मर्डर हो वो क्रिमिनल एक्ट है। अच्छा सुनो सर, अब पर्सनल नेचर का क्या होता है, जैसे दो भाइयों में जमीन को लेकर विवाद है, अब इसमें स्टेट जिम्मेदार थोड़ा ना है यार, तुम्हारे दो भाइयों में झगड़ा चल रहा, हम क्या करें? सर पर्सनल डिस्प्यूट होगा तो हाँ आपने इसका उधार लिया, आपने कॉग्निजेंस से लिया, वो नहीं दे रहा है, अब हम इसमें क्या करें? नहीं समझी बात? डॉली आप दो भाई पति पत्नी में शादी हुआ, दोनों तलाक चाहते हो, अब इसमें स्टेट की जिम्मेदारी है क्या? ठीक है क्या आप दोनों में पिटर पिटर हो? अब भैया हमारे लिए कद्दू नहीं लाए 2 केजी, इनको बोलते हैं सब्जी लाने के लिए, ये अपने लिए 2 बाटली ले आते हैं, वहीं को नहीं रहना है, बोला तरबूजा लाने के लिए लिया खरबूजा, मुझे नहीं रहना, अब स्टेट कहेगी भाई काहे तरबूजा लाए। ये सिविल लॉज है जो पर्सनल नेचर के होते हैं, इसमें इंटरवीन नहीं करता है। बात समझे? अब आप मुझे बताइए कि अगर लॉस 2 पार्ट में बढ़ जाए, क्रिमिनल और सिविल लॉस, तो वो सोसाइटी कैसा है? सिविलाइज्ड होगा प्रॉपर्ली, उसमें हर चीज एडमिनिस्ट्रेशन। बस मैम मेरा प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया। पहली बार गुप्ता में ही सिविल और क्रिमिनल लॉस बढ़ गया था, यानी कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। Several law books were compiled during this period, and for the first time, civil and criminal law was clearly demarcated. इतना बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ा है, and it takes time. अब तो चेंज हो गया सीआरपीसी, आईपीसी और हाँ नागरिक सुरक्षा संहिता दंड संहिता है। 1 जुलाई से। चलिए बात समझा बच्चा? क्लियर है? समझ में आई कि नहीं? नहीं 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 मेरा नैनू से बहुत घबराता है। आप बताइए सर क्लियर हो गया ये चीज? सर अभी समझ में आया क्यों मैं बता रहा हूं मैं आपको? इससे क्लियर कट होता है कि भाई राजा जिम्मेदारी ले रहा है लोगों की। राजा जिम्मेदारी कैसे लेगा? पैसा दीजिए, एक्सटेंसिव टैक्स सिस्टम डेवलप होगा, यानी कि टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा। सही बात है, गुप्तों ने बहुत टैक्स लिया है एग्रीकल्चर पे, टोल, समझे बात हो कि नहीं? और जो जितना टैक्स रहेगा उसको सिक्के छापने पड़ेंगे, सोना फाइनाइट, सिक्के भी जो होंगे थोड़े से डिटोरिएटेड होंगे तो चांदी के सिक्के भी बटेंगे, कुछ तांबे के सिक्के बटेंगे, दिनार कहते थे उस समय सिक्के को। समझा? सब कनेक्टेड है आपस में। ऐसे इतिहास लिखिए तो सामने वाला कहेगा भाई ये हिस्ट्री लिख रहा है, सब चीजें कनेक्टेड है आपस में। नहीं मैम एट द बैक गलत बोल रहा हूं, सब चीजें कनेक्टेड है, ये आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। और मैं यही चाहता हूं। अरे मुझसे क्या फैक्ट पर पूछ रहे हो यार? मैं फैक्ट के लिए हुई नहीं, फैक्ट मैं बता देता हूं फिर भी तुम्हारा पीडीएफ पर मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए हूं, मैं से तुम अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप करो। फैक्ट तो तुम्हें मैं बता दे रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा कंप्लीट करना है। इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हें कोई क्रिएट करके दिखा दे तो मैं मान जाऊं उसको। फैक्ट तुम्हें कोई भी बता देगा, कोई भी एरा गहरा नत्थु गहरा, उसमें क्या बैठ के जाओ दूसरा ठंडो हो जाके फैक्ट को बदल दो। फैक्ट इज नॉट हिस्ट्री, conceptual understanding is your history, reading between the lines।
अभी किताब में ये लिखेगा पर कोई बताएगा नहीं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब स्टेट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर फ्रेंड। और यहां पर लॉज डिवाइड ही नहीं हुए हैं, लॉज को कंपाइल किया गया है, बुक भी आ गया है। और व्हेन यू राइट समथिंग यू मीन समथिंग, कि ये चीज तो होना चाहिए हमारे यहां। नहीं समझा समझ गए सर। बाबू? तुम नया बच्चा है, कुछ सब कुछ तो ऐसे जा रहा होगा। और कल नहा धोते वक्त समुद्रगुप्त निकला, चंद्रगुप्त निकला, बिल्कुल ये बिठा दिया, फंसा दिया ना। क्या देगा इसका सोल्यूशन बहुत बढ़िया है। क्या दिन आएगा ही नहीं, कह दे जब तो समझ में आ रहा है। पानी बचाना है। कह रहा सर देखिए सारा पानी की जिम्मेदारी, गंगा के मैदान में कौन सा पानी बचा रहे तुम जी? यहाँ पे ये सब बस दिखावा हुआ। ओके, समझ में आ गया? सर इधर देखिए, थेफ्ट एंड एडल्ट्री फेल अंडर क्रिमिनल लॉज। चोरी चकारी, एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या होता है? व्यभिचार। क्या होता है? मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ है और कोई थर्ड मेंबर है, उसका वाइफ के साथ उसका अफेयर चल रहा है। नाउ एडल्ट्री इज अ क्राइम और नॉट? नहीं, लड़की के लिए crime नहीं है। लड़के के लिए भी नहीं, लड़का के किसी के लिए नहीं है। एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम। आप पुराने लॉ में डालेंगे। पहले ये था कि वाइफ एंड हस्बैंड है और वाइफ का अफेयर किसी थर्ड पार्टी के साथ होता है, तो इस केस में लड़का फंसेगा, लड़की वाइफ नहीं फंसेगी। भले मैंने यही पढ़ा था कि जो वो लड़का है ना मैम, अब ये नियम से बदल गया है। अब ना लड़का फंसेगा लड़की। एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम। पता है जजमेंट क्या था? कि बाय मैरिंग women does not devolve the right of sexuality। क्या मतलब हुआ इसका? शादी करने का मतलब ये नहीं हुआ कि सेक्सुअल एक्टिविटी हो। नहीं, अरे कंपल्सरी हो। बट इसका मतलब ये हुआ कि केवल शादी करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वुमेन जो होगी वो सेक्सुअली कमिटेड टू अपने हस्बैंड पे ही होगी। शी इज सेक्सुअली फ्री टू एवरीवन। ऐसा हाँ, शी हैज बॉडीली ऑटोनॉमी। दिस वाज द जजमेंट गिवन बाय इंदु मल्होत्रा itself। ताकि देखिए मोरालिटी और एथिक्स क्या है। अब इसके लिए मुझे एथिक्स पढ़ाना पड़ेगा। बहुत सही है और प्योरली एथिकल है, बहुत सही है। आई टोटली रिस्पेक्ट दिस जजमेंट। आप पति पत्नी हो तो पति के साथ तो मैं समझ सकता हूं, पर पत्नी के लिए मैं ये नहीं मानता हूं कि वो शी इज सेक्सुअली कमिटेड टू हर हस्बैंड। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डिवोर्स ले लो, दैट इज एलिजिबल, दैट इज अलाउड कि आप ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट्री यू कैन डिवोर्स, बट वो क्राइम नहीं कर सकते। तो जरूरी नहीं है कि उसे हस्बैंड के साथ ही मेक आउट करना है। शी कैन गो टू एनीवेयर। अगर खराब रीजन से सर इस रीजन से अगर डाइवोर्स होता है तो फिर प्रॉपर्टी मैं इसमें फंसूंगा तो मैं घंटा लगा दूंगा। मेरे को इससे दूर रखना, मैं कभी डिस्कस करूंगा इसके बारे में, ठीक है? Theft and adultery, but totally I support this is a judgment and I have logic for it। मैं बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो मुझे ये बुरा लग रहा है कि why same is not applicable for the husband। Why husband is demonized for this? This is the logic, but wife has complete freedom, she can go anywhere। अच्छा देखो इधर सुनो। Elaborate laws were made down about inheritance, but wives are more loyal than husbands। Husbands are dogs। मैं I know that this thing। समझ में आ रहा है? Not all dogs, but they have inherent nature। वो चीज होता है। Husbands, wives are more loyal। अगर वाइफ कहीं जा रही है तो it is because of the compulsion। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ज्यादा है। परसेंटेज ज्यादा है। मोर लॉयल्टी आपको वुमेन से सीखना चाहिए। समझ में आ गया? ये जानेंगे, समझ में आ गया क्लियर कट ये बात है भाई कि इलैबोरेट लॉज जो है वो लेट डाउन किए गए इनहेरिटेंस के। इनहेरिटेंस के लॉज क्या होते हैं मैम? मैम आपने सुना होमोसेक्सुअल मैरिज की बात हो रही थी। आई एम कनेक्टिंग द करंट विद द टॉपिक विद द करंट अफेयर्स। आपने सुना है अभी होमोसेक्सुअल मैरिज का? व्हेन होमोसेक्सुअलिटी इज अलाउड, homosexuals can get married also, then what is the problem? Why they are fighting for recognition? मैरिज अलाउड नहीं। मैरिज अलाउड नहीं है सर। मैरिज अलाउड है ना? नहीं है सर। बिल्कुल अलाउड है। इंडिया में नहीं तो जा सकते हैं, लेकिन शादी नहीं कर सकते। शादी कर सकते हैं। नहीं सर। लिख दूं क्या? साइन कर दूं?
ये स्टेटमेंट जो है ओपन डाउनलोडेड। मैं जो स्टेटमेंट बोलता हूँ, तो जजमेंट देखिए सर, चंद्रचूड़ सर का। मैं जजमेंट बताता हूँ, मैं केस बताता हूँ। क्या केस है? तेलंगाना का एक कपल है, सुखोई चक्रवर्ती का केस है ये, समझ में आ रहा है? जिसमें जजमेंट आया है, यू कैन गेट मैरिड, जजमेंट है, आप शादी कर सकते हैं। हाँ, एडॉप्ट कर सकते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते। नहीं, बच्चे को आप शादी करना अलाउड है, ये नहीं कर सकते, ये बोल रहा है। बच्चे आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। सर पूरा सिविलाइजेशन तो खत्म खत्म हो जाएगा, नहीं, खत्म हो जाएगा। चश्मा साफ करना पड़ेगा आपका, कल बात करेंगे, समझे सर? चश्मा साफ करना जरूरी है। नहीं, बात नहीं करेंगे भाई, समय मेरे पास नहीं है। आप मुझे बताइए कि व्हाई दे आर फाइटिंग फॉर व्हेन मैरिज इज अलाउड, व्हेन होमोसेक्सुअलिटी इज अलाउड, व्हाई दे आर फाइटिंग फॉर? राहुल, कुदरत का नेचर केस जानते हो होमोसेक्सुअलिटी का? दे आर फाइटिंग फॉर मैरिज एंड ऑल। क्यों फाइट कर रहे हैं? सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं होना भी नहीं चाहिए। कुदरत बदल जाएगी, भगवान क्या बनाए, लोग यहाँ पे क्या बना रहा है सब सही है, इसीलिए कोरोना आया। सब सही है। सब सही कहाँ से? कहाँ से कहाँ जोड़ दिया मैं? सब सही नहीं है सर, बहुत गलत है सर। आपको लगता है क्लास नहीं पड़ेगी? अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको पढ़ाता ही पॉलिटी के टॉपिक से। जल्दी बताइए सर, समय नहीं है। नहीं पता सर। गलत है। सरकार से व्हाई दे आर फाइटिंग फॉर? दे डिमांड दे आर फाइटिंग फॉर रिकॉग्निशन। हाँ, recognition। उनको शादी करना अलाउड है, पर उस शादी को स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। मेरी बात समझिए, दो चीजें होती हैं। आप शादी कर सकते हैं, आप वो क्राइम नहीं है। अगर दो होमोसेक्सुअल शादी कर रहे हैं, होमोसेक्सुअल मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, जानते हो डिफरेंस क्या है? अगर नहीं जानते तो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो सवाल से पूछिए। आप मुझे ये बताइए कि शादी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई पुलिस उठा के नहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आपकी शादी को रजिस्टर कर दिया जाए, तो वो नहीं होगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब हुआ? तो सर रिकॉग्निशन फायदा क्या है? रिकॉग्निशन का क्या मतलब हुआ? बहुत मतलब है भाईजान। अगर दो गे शादी करते हैं और एक की सरकारी नौकरी है, मर गया, दूसरे को सरकारी नौकरी मिली थी कि नहीं? हस्बैंड और वाइफ में हस्बैंड डेथ हो गया तो वाइफ को मिलेगा कि नहीं? तो तब मिलेगा ना जब हस्बैंड और वाइफ को रिकॉग्नाइज करोगे तुम। कह रहा है इसका हस्बैंड अगर वाइफ मरेगी तो हस्बैंड को मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि जैसे as you said that marriage is allowed, तो मैरिज कैसे अलाउड होगा विदाउट बर्थ पेपर? मेरी बात सुनो, एक बात सुनो, आप शादी कर लो, आपको कोई पकड़ के लेके नहीं जा रहा है, दिस इज अलाउड। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वही अलाउड है। उसका कोई ऑथेंटिक पर मैं ये नहीं मानूंगा कि फलाना कुमार एंड फलाना कुमार या फलाना कुमारी एंड कुमारी वाइफ एंड हस्बैंड। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अच्छा सर, ये बताइए क्या फायदा? सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। शादी कैसे साफ है होगा? सर, करो। कानून की नजर में शादी क्या होगा? हाँ? कानून की नजर में कोर्ट से होता है शादी, वो ज्यादा होगा। यार पहले मेरी बात समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तुम शायद उसको समझ नहीं पा रहे हो। इमोशनली सही बात है। एक मिनट। सबके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। पूरा विरुद्ध है सर। अच्छा ठीक है, बिल्कुल करो ना। ओ भाई मेरे को पहले मेरी बात बता ले तो मैं पीछे हो जाऊंगा। मतलब समझा क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब समझे, अगर मान लीजिए आप शादी होता, अगर बच्चा नहीं होता तो आप बच्चा होगा नहीं है इस केस में। अरे भाई तो 2 मिनट चुप हो जा, मेरे बात तो मैं बता रहा हूँ। उस केस में आप अडॉप्ट कर सकते थे, आप अडॉप्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि योर मैरिज इज नॉट लीगली सैंक्शन। आपको एक आदमी को जॉब में, दूसरे को जॉब नहीं मिलेगा मरने के बाद, दैट इज सिंस योर मैरिज इज नॉट लीगली सैंक्शन। यू डोंट हैव एनी राइट फॉर इनहेरिटेंस। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने अडॉप्ट कर लिया या कुछ हो गया या सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, उसके बाद कोई बच्चा हुआ, उसको कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके बच्चे को कोई नहीं मानेगा। बात समझी कि नहीं? ऑल योर बच्चास आर इलेजिटिमेट even after your sexual transformation. That is the problem. That's why they are fighting for. Are you getting my point? बात समझा कि नहीं? It's a matter of concern. और आप जो बोल रहे हैं सर, आप आधा घंटा मेरे सामने बैठ जाना, मैं आपके ओपिनियन को ना बदल दूं तो आप बोलिएगा। समझे सर? बहुत रिजिड लोगों को बदल दिया मैंने। आपको पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, कितना गलत बोल रहे हो। बहुत गलत बोल रहे हो। मैं बाद में बात करूंगा इसके ऊपर। इलैबोरेट लॉज वर मेड डाउन अबाउट इनहेरिटेंस। ये इसीलिए गलत बोल रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द वुमेन इज अ नेचुरल। यस सर।
समझ में आ रहा है? यही कॉन्सेप्ट गलत है आपका। इट इज नॉट नेचुरल। क्योंकि आप मेजोरिटी में, जरूरी नहीं है कि आप नेचुरल हो जाए। बस थोड़ा ये समझिएगा, समझ में आ जाएगा। वो माइनॉरिटी में है तो जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल है। समझ में आ गया? ये इनहेरिटेंस का अधिकार जो है क्या होगा सर? चलते रहेगा वंस बाय वंस। वंस बाय वंस का चलता जाएगा ना। तो इसीलिए इनएबोरेट लॉज दिया गया है उसके लिए। आपको पता नहीं है, आप जिस इनहेरिटेंस लॉ को पढ़ते हो ना वो इसी एज का है। मेरे पास समय होता तो मैं आपको पॉलिटी में घुस जाता। दयाभाग सिस्टम, मिताक्षरा सिस्टम, ये सब इसी एज के हैं। आज जो इनहेरिटेंस के लॉज आप कर रहे हो कि आपके फादर के बाद बच्चे की संपत्ति होगी, समझ में आ रहा है? इसी एज के हैं, इन्हीं एज के लॉज। सर कहाँ क्यों दिए? मैं नहीं जाऊंगा यार, पॉलिटी के सर पाएंगे यार, मेरा नहीं है। आगे इधर आओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं है अब यार, मुझे कल याद दिलाना जो मैं कल बोल रहा हूं ना। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मिताक्षरा अध्याभाग पढ़ना है ना तुमको? हाँ, बता देना, ठीक, याद दिला देना मुझे, ठीक है? लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये यूसीसी का टॉपिक है और ये टॉपिक पॉलिटी में आता है। समझ में आ गया? अब मुझे मत बताओ बीच में, लेकिन आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा। ब्यूरोक्रेसी क्या है सर? इतनी एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी नहीं है जितनी मौर्यों की। मौर्य की तो अलग ही लेवल था सर, वो तो हाईली सेंट्रलाइज था और वो बहुत, उसके तो पूरा एकदम एक एक का पूरा वो था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर बोलते थे उनको कुमार अमात्यास बोलते थे। जब भी अमात्यास शब्द आ जाए ना, इधर इट इज रिलेटेड टू द ब्यूरोक्रेसी और रिलेटेड टू दी ओराकल। इसके बाद हाँ ठीक, समझ में आया? जब भी कुमार अमात्यास शब्द आ जाए ना, अमात्य या कुमार अमात्य, तो समझ लीजिए कि बहुत हाई लेवल का ऑफिसर है और जहां तक प्रिंसेस होंगे रॉयल ब्लड उनको दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? अब गुप्ता चूंकि वैश्य है तो एक अच्छी बात होगी कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में वैश्य भी होंगे, खाली ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं होंगे। नहीं समझी? यस सर। तो राधे वैसे है तो इवन लोअर वर्मा को भी मिलेगा कि तू भी बन सकता है भाई, बढ़ावा देगा समझ ना? समझ अपनी जाति को। वही बोला सर, वैसे कोई एक ओके फाइन, एकदम इमोशनल है यार आज, बहुत इमोशनली चार्ज पर्सन है, एकदम कंट्रोल नहीं कर पाता ये। ठीक है, ये बात समझ लिया। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द गुप्तास क्या है? ये बेसिकली इसमें एम्पायर है, प्रोविंसेस है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। बात समझे कि नहीं? तो एम्पायर के नीचे जो प्रोविंसेस होते हैं उसके अंदर आते हैं भुक्तीस। ये भुक्तीस क्या है सर? डिस्ट्रिक्ट है। उसके नीचे कौन आता है? विस। उसके नीचे कौन आता है? ग्राम। बात समझा कि नहीं? ये एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। ये भुक्तीस कौन है? जो डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इनके जो आईएएस होंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आईएएस होते हैं, उनको क्या बोला जाएगा? उपरिकास। क्या बोला जाएगा? उस समय के आईएएस कौन होंगे? उपरिकास। देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भुक्तीस एंड उपरिकास, ये उस समय के आईएएस हैं। बात समझे कि नहीं? अभी अगला कौन आएगा? अगला कौन आएगा? भुक्तीस हो गए। भुक्तीस डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ये आगे डिस्ट्रिक्ट वैश्य, ये आपको विश्व बोलेंगे, इसको बोलेंगे विश्वपति, ये भी आईएएस होंगे। उसके बाद क्या होगा? विश्व जो होंगे उसके नीचे विधीज होंगे, उसके नीचे विलेजेस होंगे। समझ में आया? एक इंपॉर्टेंट बात है कि विलेज हेडमैन का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुखिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमेशा ये बड़े बुजुर्ग को बनाया जाएगा ताकि वो अपने एक्सपीरियंस से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए, ये ध्यान रखिएगा। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक ठाक है, ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल्स है यहाँ पर, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट याद है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोथी वर्षा, इसको नॉर्थ बंगाल कहते थे, वहां पर ज्यादातर लोग चीफ केडर और चीफ आर्टिस्ट हुआ करते थे। क्यों? बंगाल है। बात ध्यान रखना, कनेक्ट करते रहो चीजों को। समझ में आ गया? ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आर्टिसंस हैं, बैंकर्स हैं, बैंक डेवलप हो गए, सिक्के उक्के चलने लगे हैं। बात समझा कि नहीं? ये एक इंपॉर्टेंट है। एक जो डेमोनाइजेशन हुआ है वो ये है, मैंने क्या बोला था आपको? एक तो आपने नॉन ब्राह्मण्स को दिया, वो तो टैक्स लैंड है,
और एक जो आपने नॉन ब्राह्मण को दिया वो नॉन टैक्स लैंड है। मतलब क्या हुआ कि आपने ब्राह्मणों को दे दिया कि लो भैया संभालो, बदले में तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होंगे, ब्राह्मण पावरफुल होते चले जाएंगे। ये ध्यान रखना, अगर ब्राह्मण पावरफुल होंगे तो कर्म कांड बढ़ता जाएगा और फिर विमेन की कंडीशन थोड़ी खराब हो जाएगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, टैक्स फ्री लैंड दे दिया आपने, ये चीज हो गया। कैश में सैलरी दी जा रही है, ये चीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आई हैव डिस्कस्ड, कॉइन्स वगैरह डिस्कस कर लिया हमने, इसमें हम इतना घुसेंगे नहीं। ट्रेड वगैरह भी डिस्कस कर लिया, रोमन एम्पायर वगैरह ट्रेड हो रहा है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सोशल डिविजन्स की। तो सोशल डिवीजन में क्या है, 2-3 बातें आपको गुप्ता एम्पायर में याद करने की बात। सुनिएगा इधर, थोड़ा समय मैं लूं 5-10 मिनट एक्स्ट्रा तो कोई दिक्कत? अगर बोरिंग क्लास ना हो रहा हो तो लूंगा, अगर बोर कर दिया तो अलग करूंगा। देखो, सबसे पहला बात तो ब्राह्मण पावरफुल है, तो वो ब्राह्मणवाद लाएंगे, तो यानी कि पूरी 4 कैटेगराइजेशन ऑफ चतुर्वर्णा दिखाई देगा। देखिए ऐसे पढ़ते हैं यहाँ पर, संधि बात होगी नहीं, क्लियर करें। चीठा क्या होता है? चलो ठीक है, इसमें तेल डालेंगे। तो क्या हुआ कि ये हो गया। दूसरा चीज, ब्राह्मणवाद आने के साथ जातिवाद आना शुरू हो गया। कैसे हुआ? वैश्य को जगह दे रहे थे अपने कोर्ट में, वो तो है ही। देखिए, सबसे पहला क्या था कि वैश्य जो है वो एग्रीकल्चर छोड़ दिए। इसका मतलब हेट्रोजेनिटी इन प्रोफेशन आएगा, गिल्ड डेवलप होगा। मैं एक गिल्ड के लोग कहेंगे हम एक जात के हैं, नहीं भाई कहेगा भैया हम इस गिल्ड में किसी घुसने ही नहीं देंगे। आई पॉइंट नेसेसरी क्रिएट करना कंपटीशन को, नहीं बुझे? सही। लोहार कहेगा हम किसी को घुसने नहीं देंगे। और सबसे बढ़िया तरीका है घुसने ना देने का क्या, कि मेरा बेटा लोहार बनेगा, उसका बेटा लोहार बनेगा। बात समझा? पहले वर्ना से कास्ट कैसे डेवलप हो रहा है। गिल्ड इतने पावरफुल हो गए कि अपने अंदर किसी को घुसने ही नहीं देंगे बाहर वाले को। तो वो कैसे तरीका होगा कि मेरा बेटा ही इस प्रोफेशन को कैरी करे। बात समझा कि नहीं? तो कई जाति आने शुरू हो जाएगा। एक और होगा, जाति का विस्तारण भी होगा। ये हो सकता है ना कि मतलब वैसे है कि अमीर लोग दूसरे कास्ट से शादी करते हैं तो एक नया, अभी अलाउड नहीं है, अभी करेंगे तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह, पात्रा क्षेत्र के विवाह है, उसमें आप फंसेंगे। फिर उसमें एक नियम है कि बड़ी जाति से छोटी जाति में शादी होगा। पहले जाति को आ जाने दीजिए। अच्छा, अभी 2 तरह के लोग और है मैम। कुछ तो शाकास थे जो बाहर थे, ग्रीक्स थे जो फॉरेनर थे, और एक दूसरे तरह के लोग कौन थे? दूसरे तरह के लोग कौन थे? जो यहाँ के रहने वाले थे और ट्राइब थे, नहीं समझे? आर्यन फोल्ड से बाहर थे, वो भी आ रहे थे धीमे धीमे। क्यों? क्योंकि जंगलों की कटाई हो रही थी, तो नए तरह के ट्राइब क्या हो रहे थे, उनका आर्यनाइजेशन हो रहा था। अब सवाल उठा कि भाई इन सबको कहां डाला जाए। तो जो ट्राइब लोहे का काम करेगा उसको लोहार में डाल दिया जाएगा, जो बढ़ाई का काम करेगा उसको बढ़ाई में डाल दिया जाएगा, और फॉरनर्स को भी देख लेंगे, जो वैरियर्स होंगे उनको क्षत्रिय बना दिया जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो जितने फॉरनर आए, जितने ट्राइब्स आए, जितने गिल्ड आए, तो इससे क्या होना शुरू हो गया, कास्ट सिस्टम डेवलप हो गया। अब कास्ट सिस्टम एक्सटेंसिव किसमें हुआ है? गुप्ता सिस्टम में। अब आते हैं कि औरतों की स्थिति कैसी है। दयनीय, कोई नया बात नहीं है। तो एक बात बड़ी गजब की है, जैसा आपका परसेप्शन है उसके उल्टा है। यहां पर नॉर्मली ये माना जाता है कि जो लोअर वर्ना की औरतें उनकी हालत और भी खराब है, अपर वर्ना की औरतों की हालत ठीक है, पर यहां ऐसा नहीं है, उल्टा है। अपर वर्ना की जो औरतें हैं उनकी हालत ज्यादा खराब है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। लोअर वर्ना की औरतों को ये अलाउ है कि वो बाहर जाके काम कर सकती है। तो व्हेन यू वर्क यू गेट सम डिसीजनल इंडिपेंडेंस। समझ में आ गया? तो अगर हम लोग फ्रीडम के टर्म्स में देखें तो लोअर वर्ना, जो लोअर 2 वर्नाज है, इनकी वुमेन को इंडिपेंडेंस है, अपर 2 वर्ना के वुमेन को इंडिपेंडेंस ज्यादा नहीं है। आज भी गांव में आप ये चीज देख सकते हैं। जो सो कॉल्ड बैकवर्ड कास्ट है उनकी वुमेन काम करती हैं, देखिएगा आप, वो डिफरेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, घर में भी काम करते हैं। कोई टोकरी बना रही है, कोई कुछ बना रही है, बाहर जा रही है, सब्जी बेच रही है। लेकिन जो अपर सेक्शन की जो वर्ना है, अपर वर्ना की है, उनको घूंघट में रहना है, कोई देख न ले, कोई बाहर न ले, घर की तिजोरी, ये वो फलना डिमांड। नहीं समझा बात को?
ये अभी तुम थोड़ा सा इसकी तो मैनेज कर रहे हो कि नहीं है? इंसान एक्चुअली में स्वार्थी है। जब उसको लगता है कि उसके अकेले कमाने से पेट नहीं भरेगा तो वो विमेन को इंडिपेंडेंस देता है। अच्छा, हमारे जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट मैन है वो क्या बोलते हैं? बोले हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी वाइफ वर्क करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अपनी वाइफ को क्या रखा है कि तुमको जहां जाना है वो जाओ। बेटा, द मोमेंट यू सेट कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने अपनी वाइफ को क्या रखा है कि जहां जाना है जाओ, यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन टू एन अथॉरिटी। क्यों मैम, मैं राइट कर रहा हूं? Who the hell you are to give permission to your wife? इसका मतलब तुम जो है ना, तुम पेट्रियार्कल से भी 2 कदम ऊपर वाले पेट्रियार्क हो। पति परमेश्वर है। बताया तुम पढ़ाई का बात कर रहे जो पति परमेश्वर यही से निकलता है लगता है। मैडम, वो तो संगम से ही चल रहा है। सावधान मंदिर में एक मूर्ति रखा हुआ है, उसमें ऐसे सैया पे लेटे हुए कहाँ चली गई यार? ये विष्णु लक्ष्मी वाले में चली गई और लक्ष्मी पैर दबा रही है। सेवा कर रही है सर। देखो, अगर मैं बोलूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, मुझे मत बुलवाओ। बोलिए नहीं सर, बोलिए। बाहर में जहां देखे पटक के मारे हमको, छोड़ दीजिए, है ना? हम समझ गए आप किधर चले गए। क्या ऑप्शनल क्या है आपका? सोशियोलॉजी ऑप्शनल, अभी डिसाइड नहीं किया। बैकग्राउंड ठीक है, छोड़ दीजिए, उस विषय को छोड़ दीजिए। वहां पर एक्चुअली ये बोला जाता है कि हमने अपने बेटी को भी जो है ना पेट्रियार्कल बना रखा है। इसमें आप देख नजर आएगा कि विष्णु जी जो है वो सैया में लेते हैं, उसको सशायन अवतार बोलते हैं, सशायना पोज बोला जाता है। और लक्ष्मी जो है उनके पैर दबा रही है। तो उनको जो ऑर्थोडॉक्स ब्रह्मैनिकल ऑर्डर है वो जवाब देता है कि ऐसा है कि जो मेन होता है उनके पैर में धन होता है, अगर वुमेन दबाती है तो उससे प्रॉस्पेरिटी आता है। ऐसा करके ये एक तरीका है मैम अथॉरिटी एग्जर्ट करने का। मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि इससे बहुत लोगों का मिथ और बहुत लोगों का जो है सेंटिमेंट अटैच है, समझ में आ रहा? पर इट इज प्योरली एन पेट्रियार्की। हिंदू धर्म में यही तो है कि आप कुछ भी बोल भी लीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। वो दिक्कत डिपेंड करता है सर। मैं तो बहुत रिएक्शन झेला हूं, तो मैं नहीं बोल सकता ये बात, है ना? वो आपके चश्मा कैसा है उसके हिसाब से है। आपको कई बार रिएक्शन दिखता नहीं है, दूसरे रिलीजन का रिएक्शन देखना आसान होता है ना मैम? सर, एम आई राइट और रॉन्ग? दूसरे रिलीजन का रिएक्शन देखना आसान होता है, अपने रिलीजन का रिएक्शन देखना डिफिकल्ट है। क्यों सर, गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? चश्मा साफ रहना चाहिए सर। चश्मा साफ रखिए ना, क्या दिक्कत है? सब साफ दिखता है ना? सब बराबर मानिए, कोई ये कैटेगराइजेशन है बस। समझ में आया? क्लियर है? मैं एकदम बढ़िया से, है ना? अभी ठीक है हमें। हाँ, यहाँ पर लोअर वर्ना की जो विमेन है वो सही बोले, गलत नहीं बोले। सप्ताह टेम्पल का तुम नॉर्मली शिव विष्णु जी का बोलती तो भी समझ में आ जाता। तुम टेम्पल में चली गई वहां पर। अच्छा ठीक है, ये क्लियर है। तो वो इसमें यही है कि लोअर वर्ना का जो जो इंडिपेंडेंस है वो काफी मेंटेन है, अपर वर्ना का नहीं है। समझ में आ गया? दिस इज ऑल अबाउट गुप्तास। नाउ वी आर गोइंग टू आई हैव 15 मिनट्स। तो मैं अब मंदिर में चला जाता हूँ। मंदिर का मैंने बोला था फोटो दिखाऊंगा मैं, है ना? वो देख लो। अच्छा क्या हुआ? गुप्ता हो गया। गुप्ता जितना जानना था उससे ज्यादा जान गया। अब आप पहुंचाओ तो ऑप्शनल का आंसर लिख सकते हो, आपको अभी मालूम नहीं है। गुप्ता अभी खत्म नहीं हुआ भाई, टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत बड़ा टॉपिक है। नहीं मिला? क्या बात कर रहा है? देखिए, अच्छा अच्छा हुआ नहीं मिला, उसे बहुत छोटे लग रहे हैं हम, अभी बड़े हो गए। ओके, मैं बहुत अर्ली एज में पढ़ाना शुरू किया था, 27-28 में शुरू कर दिया था। तो 7-8-9 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। टेम्पल आर्किटेक्चर है, ठीक है?
तो टेम्पल आर्किटेक्चर में मैंने बताया देयर आर मेनी स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज दिस टेम्पल। ऑब्जर्व दिस टेम्पल। देखो टेम्पल नहीं है ना, क्यों टेम्पल आपको ये नहीं लग रहा है? क्योंकि टेम्पल वाला इमेज आपका कुछ और है, बस यही बताना चाह रहा हूं मैं। जो आपके दिमाग में इमेज रहेगा ना, मैम एक फिलोसफी किसी का बैकग्राउंड है, उसमें एक टॉपिक है आइडियलिज्म, पढ़ा है आपने? ग्रेजुएशन में कुछ नहीं किया है। इस टेम्पल को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, गुप्तकालीन है ये। क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको? फ्लैट रूफ है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा देखिए रोड दिखाई दे रहा है ऐसा, लो प्लेटफॉर्म, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे रोड है उसी प्लेटफॉर्म पे मंदिर भी है, ऊंचाई नहीं है, क्योंकि आज के मंदिरों से बिल्कुल अलग है। पहली खासियत क्या होती है, आज के मंदिर ऊंचाई पर होता है कि भगवान थोड़े से ऊंचाई पे होना चाहिए। कई जगह पे कॉम्पिटिशन हो जाता है, तेरा मंदिर इस ऊंचाई पर, मैं तेरे से ऊपर जाऊंगा। समझ में आ रहा है? इतिहास में है ऐसा उदाहरण। ठीक है, तो एक ये है शैलो पिलर्स है, फ्लैट रूफ है। बात समझा कि नहीं? अंदर कहीं पर मंदिर गर्भगृह होगा, समझ में आ गया ये? अच्छा, ये गुप्तकालीन है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कंकाली देवी टेम्पल ऑफ तिगवा। दिस इज कंकाली देवी टेम्पल, एमपी, तिगवा में है ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इट हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी, इट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी, सॉरी नॉट यूपीएससी, बीपीएससी 68 यूपीएससी में क्वेश्चन है। पता है सर आपको? टेम्पल आर्किटेक्चर 38 मार्क्स का है। हाँ, पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे सब बिहार वाला सब हम ही पढ़ाएंगे। बात समझा कि नहीं? और जो हम बताते जा रहे इसलिए बोलते हैं बीपीएससी में पूछा गया, ध्यान रखिए। अच्छा, टेम्पल आर्किटेक्चर कितने स्टाइल का होता है तुम बताओ? चलो तुम बताओ, नागर कौन सा स्टाइल है? मैम नागर कहां पर पाया जाता है? नदर्न इंडिया, द्रविड़ा साउथ इंडिया, और बेसारा दोनों का मिक्सचर है। ये कहां पाया जा रहा है बेसारा? कहां पे? उड़ीसा, नागर है वो। कर्नाटका, महाराष्ट्र। कोइसालेश्वर टेम्पल जो है ना वेसर स्टाइल का है। क्या मैम? ठीक है, ये समझ में आया मैम? तो कितने तरह के होते हैं? लिखो मैम, लिखो फिर बोलेगी लड़की की लिखवाया नहीं। लिखो, गुप्ता टेम्पल, सॉरी नॉट गुप्ता, टेम्पल आर्किटेक्चर। बहुत आगे चले गए हो, एंशियंट हिस्ट्री खत्म होने का काल पे आ गया है, मध्यकालीन इतिहास शुरू होने वाला है थोड़े दिनों में। मंडे ट्यूजडे से करेंगे, थोड़ा सा तेज नहीं करेंगे, नहीं तो तुम लोग का ओवरडोज हो जाएगा। मंडे को एंशियंट थोड़ा और पढ़ाएंगे, कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं ना, वो सांख्य फिलोसफी वगैरह, हाँ पढ़ा देंगे। वही वो मंडे को बता देंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर आ गया, इसको क्या बोलेंगे? मंदिर स्थापत्य कला। क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं? मंदिर स्थापत्य कला। ठीक, मंदिर स्थापत्य कला 3 तरह का होता है। क्या होता है? पहला नागर स्टाइल, नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर। दूसरा द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर, और तीसरा वेसार टेम्पल आर्किटेक्चर। नागरा प्लस द्रविड़ा इज इक्वल टू वेसारा। इसका मतलब वेसारा क्या है? हाइब्रिड स्टाइल है ना? गुड।
अच्छा, नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारतीय नॉर्थ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर। द्रविड़ को क्या बोलेंगे? साउथ इंडिया, दक्षिण भारत टेम्पल आर्किटेक्चर। और विशाल को क्या बोलेंगे? हाइब्रिड स्टाइल, मिश्रित शैली, ये फ्यूजन हाइब्रिड स्टाइल। क्लियर है बच्चा? आप इंटरव्यू में ऐसे मत बोलना, वरना रगड़ दिए जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा प्री और मेंस क्लियर करने का। समझ में आ गया? कुछ चीजों में आपको ठीक करना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। बात समझे? तो यही चीज देख रहे होते हैं कि वेदर यू आर लिबरल इन माइंडसेट और नॉट। वो आपका बहुत रूढ़िवादी सोच मत रखिएगा, बहुत ही लिबरल सोच रखिए। मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि उस चीजों पर एकदम स्टैंड मत लेना, मत समझे कि नहीं? वरना इंटरव्यू पर जो कचरे जाओगे ना भाई, पता भी नहीं चलेगा कि तुमको कैसे 15 नंबर थमा के भेज दिया। यही के लिए इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू नॉलेज से होता ही नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? ओरल नहीं बोलते, वाइवा नहीं बोलते हैं, उसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। फंसेंगे कि नहीं? इंटरव्यू फंसेंगे कि नहीं? क्या फंस जाएंगे? फंस जाएंगे सर। वहां पे आपको बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अंदर से कैसे बाल की खाल निकाल के निकाल देते ना आपको, पेट की बात आपको मालूम भी नहीं चलेगा। आप बहुत छोटे हैं अभी, आपको तो मैं ही फंसा दूंगा। वो तो खैर मेरे बाप बैठे हैं वहां पर, इससे निकालते ना पेट से बात। हो क्या है सेक्सुअल शादी का क्या हो रहा है सर? समाज किधर जा रहा है? आपको एकदम दो लोग बात कर रहे होंगे और तीसरा भी बोलेगा हाँ सर बात सही है सर। आजकल जनरेशन कैसा हो रहा है? आपको लग रहा है मेरा इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ है और उसी में बोलेंगे कि हाँ क्या तुम्हारा आउटलुक लगता है? चारों पांचों लोग हाँ बोल देंगे हाँ बिल्कुल सर सही बोल रहा है। हमारा बस तो मार के फेंक देंगे लोगों को। और वहां पे हमें बताना पड़ेगा कि वहां पे अच्छा नहीं बात समझेगी नहीं तो क्या मुझे पता है? किसी काम धंधा का आदमी नहीं है, समाज को बिल्कुल बर्बाद कर रहा है, खत्म कर देना। वही सर आप जो बोल रहे हैं सिविलाइज सोसाइटी का ऐसा लक्षण है सर। ऐसे गुस्से में बोलेगा, तुमको लगेगा भाई साथ दे देने वाला फायदा है। अभी बोलेगा क्या लगता है तुमको? अब तुम बोलोगे हाँ सर एकदम सही बोले सर, हमारा पत्र तो हम तो आपको क्या बोले आगे विद्रोह करें। सभी को अधिकार अच्छा अच्छा, जब ये बोलोगे ना तो क्या बोले मालूम है? क्या मतलब? क्या हम पांचों उल्लू हैं? क्या मतलब बोलना चाह रहे हो? अपना सोच है सर। हाँ बस 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 यही रखना है, यही डिप्लोमैटिक सोच रखना है। वो पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, यकीन मानिए पकड़ लेते हैं। एक है ना अभी एक लड़की है, उसका ऐसे साथ 120 नंबर दे दिया 375 में, और यही हो गया उसके साथ। 120 दे दिया यार, 30% नंबर जान रहे हो? पूरा एकदम उसका मेंस में इतना नंबर है कि टॉप 10 में होती वो 150 मिल जाएगा। कचरा दिया। वो मेरी स्टूडेंट है यार, चेक जिंदल नाम है पंजाब की, 120 दे दिया। इसीलिए बोल रहा हूं कभी भी ध्यान रखो इन सब चीजों का ना। वो मैं बताऊंगा क्या पूछ दिया और कैसे फंस गई। वो अपनी बात पे फंस गई, वो फंसा दिया उसको। अभी तुम तो कुछ और बोल रही थी, अभी तुम कुछ और बोल रही हो, कहीं से कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, वैसे कचर दिए गए। बात समझा? ये चीज क्लियर है? नदन स्टाइल, नागरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल और वेसरा स्टाइल, क्लियर है ये चीज? ये चीज समझ में आया? तो ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर। क्लियर है मैम? नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर का पहला स्टेज है ये। और नागरा किसने शुरू किया है? नदन इंडिया का गुप्तों ने शुरू किया है। क्यों किया है सर? वैसे तो हमने आपको बनाए रखने के लिए थोड़ा तो करोगे ना यार, क्या यार तुम
तुमको राजा बनाया यार, कुछ तो करोगे ना, समझो बात होगी नहीं। बाकियों ने कुछ किया, तुम ज्यादा करोगे। आप टेंशन मत लीजिए, हम मंदिर बनवाएंगे। ऐसा कोई मंदिर है द्रविड़ स्टाइल में जो कि नॉर्थ इंडिया में है? हाँ, थोड़ा रुक जाइए, सब बोलेंगे। ऐसा कोई मंदिर है जो रगड़ा स्टाइल में साउथ इंडिया में है? आपका राम मंदिर में भी जो है काफी सारी द्रविड़ शैली पाई गई है। और बताइए, अयोध्या वाला पंचायत और तो नगरा है, वो नगरा है, वो नहीं, काफी सारी फिल्म, वो फ्यूजन आर्ट है, उसको अलग बात करते हैं। ठीक है, आगे आइए। दूसरा क्या है, सेकंड स्टेज। जरा बहुत तो इस टेम्पल को सामने वाले ने क्या बोला होगा, यार ये अच्छा नहीं लगता है कि लेवल ग्राउंड पे रहे। ठीक है, हाँ, तो लग रहा है मंदिर जैसा। मंदिर जैसा नहीं, मंदिर ही है मेरे भाई। सब मध्य प्रदेश में, हाँ, मध्य प्रदेश में ज्यादातर टेम्पल्स है। अच्छा, एक टेम्पल जो है ना कानपुर में, मैंने होमवर्क भी दिया था पता करके आने को। यही लड़की पढ़ रही है और तो सब मजे कर रहे हैं। भीतरगांव, वो भी किसका है, नागर शैली का है ना, कानपुर का भीतरगांव। लिखिए, पहला क्या लिखा आपने, आपको डायग्राम बनाना चाहिए। देखिए सर डायग्राम बना रहे हैं और आप लोग बैठ देख रहे हैं। पहले बता चुके हैं। हाँ, डायग्राम बनवाया है। समझा? ये क्या है, ये क्या है, बेस है ना। Yes, sir. अब देखिए ऊपर उठ गया ना, इसको क्या बोलते हैं, सीढ़ी। इसको क्या बोलते हैं, सीढ़ी, मतलब जमती कहते हैं इसको। अप्रोच प्लेटफॉर्म भी होना सीढ़ी, मतलब वो सीढ़ी है पर अप्रोच प्लेटफॉर्म क्या है बाबू, जमती है। अरे पता नहीं यार, बहुत दिन से ये दर्द कर रहा है। अच्छा, ये चीज अंदर गए तो बस्ती वाले हमारे ऊपर होता रहता है। एमपी में से बहुत हम भी बाल नोचते, वही मेरा बाल नोचती है, दोनों आदमी मेरा बाल नोचते हैं। मतलब डोमेस्टिक वाले में बराबर पार्टिसिपेशन होता है, आधा आधा नहीं, पूरा। ठीक है, तो ये क्या हुआ बाबू, यहाँ के तुम जा सकते थे। एक फायदा देखो इसमें, थोड़ा स्पेस है, तो अंदर आप परिक्रमा भी कर सकते हो, प्रदक्षिणा पथ भी है। ये टेम्पल क्या है, नचना कुठारा इन मध्य प्रदेश, सेकंड स्टाइल। तुम आज राहुल लेके आओगे तो हम वेट करेंगे बाहर से, किताब लेके कॉपी लेकर आओगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे, तुम बाहर से कॉपी लेके आना, नीचे ही मिलता है। ठीक है, नचना कुटारा और मध्य प्रदेश, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट टेम्पल, किसी को जाना है क्या? 10 बज गया, मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा अभी, नहीं 11-12 बजे तक तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ाएंगे। आगे क्या है, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज कैसा है, ये मंदिर लग रहा है, ठीक लगा सर, मतलब देखो एक्चुअली टूट गया, ये ऐसे करके शिखर बना है। अब मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, अब मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो अप्रेस प्लेटफॉर्म है, जप्ती भी है। अब ये कौन सा टेम्पल है, दशावतार टेम्पल, यही है। इसमें जो ये बोल रही है ना, ये देखो इसके बारे में ये बोल रही थी, विष्णु लेटे हुए हैं, नहीं दिख रहा है, बहुत दुख है। देखो विष्णु जी लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी जो है उनका पैर दबा रही है। ठीक है, तो ये एक पैनल है, फिर पीछे भी एक पैनल है, इधर भी एक पैनल है, एक जगह गजेंद्र मोक्ष है। सर ये सब इमेज तो कुरान से डिराइव किया होगा। हाँ, कुरान में तो लिखा गया, तो इधर इसी पेज में लिखा गया है। और विष्णु का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, पालनहार है, तो विष्णु जी तुम्हें खूब दिखाई देंगे, क्योंकि राजा तो विष्णु जी ने बनाया है, तुम उनके संदेश वाहक हो। नहीं समझा? गजेंद्र मोक्ष इसमें आपको नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा पंचायत स्टाइल, नागा है, सारा नागा की फेजेज है, डेवलपमेंट हो रहा है। ये इस स्टेट में अच्छा खासा डेवलप हो गया है। ऐसा इवोल्यूशन होता है ना, वैसे टेम्पल का भी इवोल्यूशन हुआ है, समझा कि नहीं? अभी आगे आते हैं। कहाँ है सर, देवघर, यूपी?
ये यूपी वाला देवगढ़, झांसी के पास। ये वो वाला देवगढ़ नहीं है, वो क्या, झारखंड वाला देव। हाँ ये देवगढ़ है, वो देवघर है। कल जाएंगे हम देवगढ़। सर देवो का मेरा गाड़ी है सर। हैं? संडे को जा रहे हैं हम लोग सर। अच्छा संडे को जा रहे हो तो मिलो संडे को वहाँ पे। बिल्कुल सर, मेरा घर है सर। वो कर लिए ट्रेन। नहीं यार ट्रेन तो वो स्वर्ण शताब्दी से की है। हाँ सर, खाना तो उसी में शताब्दी से ही है सर। अच्छा चलो फिर मिलना तुम ट्रेन में। चलिए सर फिर सर। कल जा रहे हैं क्या सर? कौन सा हाँ मंदिर यार है? सोच रहे हैं, हमारे तो कभी गए ही नहीं। तो मेरी सर, माता जी हमको बोल लेंगे सावन में चलिएगा सर, कौन सा? कांवड़ लेके। पूजा नहीं कर पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे सर। इसलिए तो भीड़। सर हम लोग का D17 है पर। D17 है? D5 में दे दिया। एक साइड में आगे 3 D17 है सर। पता नहीं मेरा किस में है। आइए सर, मेरा घर ही देवघर है। अरे बिल्कुल संडे को आते हैं। ये क्या समझा ये बच्चा, तो मिल जाएगा ग्रुप। बच्चा ये क्या समझा? इसका एक शिखर होने वाला था अभी तो अरे होने के बाद क्या भाई? शिखर होने वाले ने शिखर था, टूट गया। तो ये अभी का फोटो है सर। हाँ ये अभी का फोटो, अब उस समय का कैसे फोटो आएगा जी? कैमरा था। सुनो ये अभी का फोटो लग रहा है ना कैमरा वाला। पेंटिंग से भी तो हो सकता है सर। अच्छा ये बात है, पॉइंट को भी नोट। ठीक ओके, तो ये अच्छा 2-3 चीजें मैं बताता हूँ, ये बीपीएससी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केवल यूपीएससी के लिए। यहाँ 3 चीजें दिखाई देता है। एक जिसके बारे में लड़की बोली, शेषायना। शेषायना का क्या मतलब होता है? विष्णु जी लेटे हुए हैं और लक्ष्मी पे- वो एक पोज होता है तो शेषायन बोलते हैं। क्या है? विष्णु, रिक्लाइनिंग विष्णु इन शेष नाग कॉल अनंत। रिक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन रिक्लाइनर? रिक्लाइनर नहीं जानते ना, थिएटर में रिक्लाइनर होता है, ऐसे लोग जो लेट के देखते हैं। तो रिक्लाइनिंग का मतलब होता है लेटना। तो लेटे हुए विष्णु जिसको दबा रही है। पैर दबाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज। दूसरा क्या है? नर नारायणा। नर नारायणा क्या है? इसमें आपको क्या है? ह्यूमन सोल। एक्चुअली नर नारायण जो है ना, वो एक अवतार है जिसमें विष्णु और शिव एक साथ नजर आते हैं। नर नारायण, हरिहारा नर नारायण। तो विष्णु ही शिव के अवतार है सर। यार अब तुम मैथोलॉजी में फंस रहे हो, अब उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। विष्णु शिव के अवतार नहीं है, 3 अलग अलग एंटिटी माने जाते हैं, ठीक है। और इन तीनों को मिलके जो है वो ओम का जन्म होता है। ओम हैज 3 एस्पेक्ट, समझ में आ गया? तो ओम का 3 एस्पेक्ट है, तीनों के मिलने के बाद ओम का जन्म होता है, समझा? ये 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगर तुम हिंदुइज्म में जाओ तो तुमको मालूम चलेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तुमको अगर इसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मिलने से क्या बनता है? एटम बनता है, एलिमेंट बनता है, उससे पूरी दुनिया बनी है ना। तो उसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये तीनों। तो इन तीनों के सेपरेट एंटिटी कुछ नहीं होगा, इसका कोई एक्सिस्टेंस ही नहीं है। तो तीनों मिलेंगे तो ही मैटर बनेगा। बात समझा कि नहीं? ये है, कोई किसी से निकला नहीं है, कोई किसी का पार्ट नहीं है, ना तीनों अलग है। समझ में आ गया? जब तीनों मिलेंगे तो ही मैटर बनेगा। इट इज प्योरली साइंस। समझ में आ गया? जैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हो, बात को समझे कि नहीं? तुम्हें पर्सोनिफाई, क्योंकि तुम बिना इंसान, भगवान को बिना इंसान बनाए पूजा तो कर नहीं पाओगे। तुम्हारे साथ दिक्कत तो यही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तीनों का सेपरेट एंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वर्ल्ड में। साइंटिफिकली तुम्हें ऐसे समझना पड़ेगा इसको। बात समझा है कि नहीं? तो यही चीज सेम इस्लाम में बताता है कि कोई तो दूसरा एंटिटी नहीं है, एकमात्र एंटिटी है, वही मैटर है। बात को समझे कि नहीं? इसका ना कोई रूप है ना कोई आसार है। अब वही चीज तुमको क्रिश्चियनिटी में बताता है। बस अंतर यह है कि चश्मे अलग अलग है तो दिखता है, दिखता नहीं है तुम्हें। बात समझा? चश्मा क्या करने का? साफ करने का। समझ में आया? ठीक। नर नारायण समझ में आ गया। एक होता है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष जो है ये गज विष्णु का एक है। गज मतलब होता है हाथी, मोक्ष, हाथी को मोक्ष मिला है। समझे बातों की नहीं? एक कहानी है, कभी बात करेंगे इसके ऊपर। तो 3 चीजें मिलता है आपको, शेषायन, नर नारायण और गजेंद्र मोक्ष। एक्चुअली में यूपीएससी कैसे सवाल पूछती है कौन सा ऐसा टेम्पल है जहां पर बिल्ली ऐसे हाथ लेके खड़ी है और वो एक ब्रह्मचारी बिल्ली है, ऐसे सवाल पूछा है। कौन सा ऐसा टेम्पल है जिसके पैनल में एक आदमी हाथ ऊपर रखा हुआ है और उसको अर्जुना फिनेंस कहते हैं? कौन सा ऐसा टेम्पल है जिसमें कृष्ण भगवान गोवर्धन लिफ्ट किया हुआ है? कौन सा ऐसा टेम्पल है
जिसमें बराह ने पृथ्वी को उठाया है। ऐसे सवाल भतेरे पूछते हैं यूपीएससी। बात समझा कि नहीं? इसीलिए इनका पता होना जरूरी है। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन यूपीएससी, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। यूपीएससी अभी बीपीएससी को इस लेवल पे पहुंचने में बहुत समय लगेगा। वराह को पूछा है, इसीलिए वराह का उसमें स्टैचू। फोर्थ स्टेज ये है, थोड़ा साउथ इंडियन टाइप लग रहा है। इन्होंने क्या किया ना, पहले का एक शिखर क्यों, इन्होंने क्या किया, एक शिखर क्यों, एक कंटिन्यूटी लिया है। नहीं समझा? नहीं समझा? एक शिखर ऐसा होता ना, इन्होंने का एक कंटिन्यूटी बना देते हैं। हाँ वो तो मैम उसके स्कल्पचर्स हैं, वो छोड़ दीजिए, स्कल्पचर्स हैं। ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं मैम? ये चीज है, समझा बातों की नहीं? इसको बैरल शेप का कहते हैं, बैरल जैसा है ये। ठीक है, कपतेश्वर टेम्पल इसका एग्जाम्पल है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। मैम आप बोले थे ना साउथ इंडिया में कौन सा ऐसा है जो नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का है? कपतेश्वर। कौन पूछ रहा था मेरे से? आस्किंग राइट। इसलिए मैं बोले थोड़ा वेट करो। 6 स्टेज है, ये आपके बिहार में ही है। मनियार मठ, सर्कुलर बेस, झोपड़ी, ये 5वां स्टेज है। टूटा हुआ होगा तो बाद में लगा दिया। हाँ पहले झोपड़ी टाइप रखा है, 5th स्टेज है ये। अब यार कल पढ़ेंगे यार, थक गए। मनियार मठ है यार आखिर में, ये पढ़ना कर जेल जैसा लग रहा है। जेल जैसा लग रहा है, गोल है, वो गेट भी खुला हुआ है सर, चारों तरफ से लोहा का बाउंड्री। बिहार है ना, भाग नहीं सकते, मतलब जब भगवान को भी बंद कर दिया जाए। हाँ अच्छा, ये पिक्चर से क्लैरिटी मिलती है ना। नाउ यू विल नॉट फॉरगेट इट। आप इसमें कोई भी टेम्पल नहीं भूलोगे। भूल जाओगे क्या? नालंदा अलग टाइप का है, नालंदा पे आएंगे जब हम हर्षवर्धन पे आएंगे। होगा सर, नहीं देखा राजगीर में, नहीं देखियो, नहीं देखते। मनियार मठ नहीं देखे राजगीर में, जाना मनियार मठ। हाँ बहुत फेमस है, मनियार मठ इज वेरी फेमस है ना सर? सर जी अच्छा सुनिए सर सुनिए, पढ़ते रहिएगा, टेस्ट हो सकता है कभी भी, किसी भी दिन, और किसी दिन बुला के भी लिया जा सकता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इतना बुरा हो चुका है, और यकीन मानिए जितना भी हम पढ़ाए हैं उनमें से कम सवाल होंगे। अगर मैंने पढ़ा दिया और सवाल उसी से आ गए तो क्या मतलब है पढ़ाने का? भाई तो इसका मतलब आपने क्या किया है यार? नहीं समझा? मैं जानबूझ के कुछ छोड़ा हूं, जानबूझ कर। तो क्वेश्चन वही छोड़ दिए सर ताकि वो टेस्ट आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर दे। एग्जाम के साथ क्वेश्चन देना सही हो जाए, नहीं सर? यही चाह रहे हैं सर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? हाँ ऑब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव भी होगा, पहले ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव। क्लियर है ये चीज? यस सर, समझ में आया? बोरिंग था थोड़ा सा, वही नहीं, वही सोचो पहले टेंपल कैसे बना देता है, टेंपल लग रहा है सर, ये 5वां स्टेज है। जेल लग रहा है, अभी कोई लगेगा तो लगेगा ऐसा ही जेल है। ठीक है, बोलने का तरीका बड़ा सर कर गया, बहुत टूटी बोलता है यार ये। कम से कम साफ बोलता था सर। हाँ ये जो बात सही है, सच बोलता है, साफ बोलता है, फैक्ट बोलता है। हाँ गलत नहीं बोलता है, बोलता है समझ नहीं आया मुझे नहीं सर, सीधा बोलता है सर, बोल रहे बहुत कम लोगों में ऑनेस्टी पाई जाती है। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। ये क्या हुआ तुम्हारे पढ़ाया फिर हो गया? राहुल कॉपी लेके आना अभी, ठीक है सर, रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू मैम। आप नहीं थी, आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कुंचुम कुंचुम, कुंचुम कुंचुम इज अ तमिल वर्ड, थोड़ा थोड़ा